कि ये जो टैक्स बिफोर जीएसटी रिजीम, ये जो टैक्स का जो पेमेंट है, आपने अपने वेंडर को पेमेंट किया है, वेंडर की लाइबिलिटी है इसको गवर्नमेंट को जमा करना, अपने एक्सचेकर को जमा करना। तो क्या ये हम लाइबल है गवर्नमेंट के पास में ये पैसा पहुंचाने के लिए, इवन दो यू हैव गिवन द कंडीशन अंडर सेक्शन 16(2) क्लाउज सी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अंडर जीएसटी पीरियड में। सो फार आई अंडरस्टैंड, इफ वी टेक फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स पेयर्स, sir, we are not liable to follow each and every vendor to that he has deposited a tax to the government, genuinely tax deposited to the government. हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एज ए रिसीवर ऑफ द गुड्स, एज ए पेमेंट, we have made the payment to the vendor, he has uploaded his document in GSTR1 that is well reflected in GSTR 2A, that he has also filed the GSTR 3B. Now he has filed the GSTR 3B, but the fake credit or they have not shown the liability in GSTR 3B. I am not able to verify the particular that transaction whether this has been covered in his 3B or not. Am I clear? आप सर एक दो जना सर अनम्यूट हो जाओ सर, बात करते रहेंगे ऐसे मैं अकेला अकेला लगूंगा मैं। हाँ जी सर, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, अमरीश सर। हाँ जी देखिए सर, टेक्निकली देखिए, मैं जो 16(2)C की जो बात कर रहा हूँ, दिस विल बी क्रिएट ए लिटिगेशन एंड द लर्नेड कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इन कोर्स ऑफ द फ्यूचर कि ये एक्चुअल लायबिलिटी किसकी है गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचाने की। क्या बीइंग ए बायर क्या ये लायबिलिटी मेरी है, या जिसको मैंने पेमेंट किया है ही इज द जीएसटीआईएन होल्डर, and GSTI number is given by the government themselves. We have not given the GSTI number to them, number one. Number two, section 149 of the CGST Act. Navya sir, please आप भी वॉच कीजिएगा if I am right. 149 says about the GST compliance rating is to be given by the portal. अपने सबको मालूम है सर, जब अपना GST आया था उस समय एक बात हुई थी कि जितने भी वेंडर्स हैं, जो भी टैक्स पेयर्स हैं, उनको गवर्नमेंट एक जीएसटी कंप्लायंस का रेटिंग देगी, अकॉर्डिंगली वी विल डील विद देम। अनफॉर्चुनेटली वो आया ही नहीं। आप आज की डेट में देखिए, ऐसा कोई भी रेटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इशू ही नहीं हुआ। सर, ये रेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था? आई विल जस्ट टेक 4 to 5 minutes on discussion of this rating because it is very important. ये जो आना था सर, ये जो रेटिंग आनी थी, रेटिंग का ग्राउंड क्या था? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स, this will be the one of the parameter, timely payment, filing of the returns, timely reconciliation and other time limit compliance by the particular SSC or taxpayer and cooperation with the GST authorities. These are the basic parameters on which this compliance rating is supposed to be given to the vendors. सर, ये गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। अगर दिया होता तो जिसके रेटिंग 2 या 4 या 3 आए होते तो मैंने उसे काम नहीं किया होता, पहला। दूसरा, अब ये जो पेमेंट मैंने किया है ये एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट को किया है। जीएसटीआई नंबर सर गवर्नमेंट ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नंबर अलॉट किया है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन फ्रॉम देयर साइड। तो ये सर उनकी लायबिलिटी बनती है कि अगर मैंने उनको पेमेंट कर दिया है तो उनसे पेमेंट को रियलाइज करें। बट नवरदलेस वहां पे एक लिटिगेशन आ रहा है जो लायबिलिटी अपने पर शिफ्ट कर रहे हैं कि सर वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट सो वी विल नॉट अलाउ द क्रेडिट एज पर सेक्शन 16(2) क्लाउज सी। माय डियर फ्रेंड्स, अब मेरा यहाँ पे सजेशन है सर, दो चीज होती है। पहला होता है कि अपने लिटिगेशन है, अपने लिटिगेशन को फाइट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जो करेंगे करेंगे, पहला ग्राउंड। सेकंड क्या होता है सर, नहीं सर, अपना जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो इतना हाई आ जाएगा कि जो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके बैठे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल्ड फेक इनवॉइस। लेवल्ड, व्हाई आई एम टेलिंग यू द लेवल्ड फेक इनवॉइस? बिकॉज वी आर फॉलिंग अंडर द सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कहां आ रही है सर? जो फर्स्ट क्राइटेरिया मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं है, सर्विस नहीं है, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, यू आर बेनिफिशियरी ऑफ द फेक इनवॉइसेस, वहां पे कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं, अपने को टैक्स जमा करना पड़ेगा एंड इट शुड बी डिपॉजिटेड बिकॉज अल्टीमेटली इट विल हैम्पर द इकोनॉमी ऑफ द आवर कंट्री। इन दैट केस वी प्रोफेशनल्स शुड टू टेक ए कॉल दैट वी शुड नॉट डिफेंड सच टाइप ऑफ केसेस। नाउ कमिंग टू द सेकंड सिनेरियो, यहाँ पे जेन्युइनली क्लाइंट ने गुड्स का रिसीव किया है, पेमेंट किया है, पूरा टैक्स दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक वहां उसके साथ में
चीटिंग हो गई है। चीटिंग कैसे हुई है सर? इसको वहां पे उसने क्या किया, सेकंड इनवॉइस को लेके मेरे को दे दिया, वहां पे मैं फंस गया हूं। तो अब मेरे पे एक लायबिलिटी कास्ट हो रही है। तो माई सजेशन टू अवॉइड सच टाइप ऑफ लिटिगेशन, सर ये देखिए अल्टीमेटली अपने को ही भुगतना पड़ेगा अगर कोई इस तरह का भी फ्रॉड अपने साथ होता है तो मेरा सजेशन उसको सेव करने का कैसे है, आप अपनी वेंडर लिस्ट को उठाओ, वेंडर लिस्ट को उठा करके एबीसी एनालिसिस कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एबीसी एनालिसिस? सर एबी कैटेगरी ए में इस तरह को वेंडर को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए जो काफी नामी गिरामी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक आईटीसी, रिलायंस, इस तरह की बड़ी कंपनियां हैं जहां पे फेक इनवॉइस इशू होने के चांसेस नील टू बी नील है। 200% वहां से आपको कोई भी रिलायंस का फेक इनवॉइस लाके नहीं देगा, कोई आईटीसी का फेक इनवॉइस लाके आपको नहीं देगा, राइट? ए कंपनी को साइड कर दीजिए, इस तरह की कंपनियां जहां भी है। कमिंग टू द बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में कहां है, जहां पे आप पर्सनली सप्लायर को जानते हैं और अच्छी से जानते हैं। लाइक मैं विशाल भाई को अच्छे से जानता हूं, विशाल भाई अपनी फर्म का मेरे को बिल दे रहे हैं, तो कल को कोई भी जरूरत पड़ेगी मैं विशाल भाई को स्टैंड करा पाऊंगा कि सर आप आओ, आपने बताओ आपने क्या फेक इनवॉइस दिया था। नव्या भाई को खड़ा करा पाऊंगा, भाटिया साहब को खड़ा करा दूंगा कि सर आप लोगों ने मेरे को गुड सप्लाई किया था, डिपार्टमेंट मेरे को फॉल्स इनवॉइस का लेवल चार्ज कर रहा है, तो काइंडली कम टू द डिपार्टमेंट एंड गिव योर स्टेटमेंट दैट यू हैव नॉट सप्लाई द फेक इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैटेगरी बी में छट जाएगी। अब बचेगा कैटेगरी सी। कैटेगरी सी ही एक्चुअली पैनिक है। कैटेगरी सी में क्या है, आप वेंडर को नहीं जान पा रहे हैं, आप इतना लार्ज बिजनेसमैन हैं और अपनी 100-200 करोड़ का टर्नओवर है, तो इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू वेरीफाई द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द वेंडर। सो आप प्लीज आप खुद से केवाई भी करा लीजिए, नो योर वेंडर करवा लीजिए खुद से। आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर कीजिए, एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, जैसे अपने बैंक वेरीफाई करवाती है उस तरह से आप केवाई भी, नो योर वेंडर करवा लीजिए, जो सपोज टू भी गवर्नमेंट को करना था। क्या करना है सर आपको, सी कैटेगरी के जितने भी वेंडर्स हैं उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करवाइए, प्रोप्राइटर एंड डायरेक्टर से फोटो निकलवाइए विद द बिजनेस परमिसेस। वहां पे ट्रांजेक्शन हुए हैं इसके प्रूफ के लिए उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो तो ऑलरेडी अपने ऑब्टेंड करते ही हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेते समय उन्होंने सबको सबमिट किया था। अगेन ले लीजिए, सेल्फ सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। ये सारे अगर के भाई भी कर लेते हैं तो फ्यूचर में जब लिटिगेशन क्रिएट होता है तो एटलीस्ट आपके ऊपर में नॉन एग्जिस्टेंस का चार्ज तो नहीं लगेगा। आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जो तो आप उसके बिजनेस प्रेमिसेस में एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। दिस मच आई एम श्योर फ्रेंड्स, अगर आपने सी कैटेगरी का इस तरह से अगर वेरिफिकेशन करा लिया है तो 99% चांस है कि आप फिर चीटिंग के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि ये इन तरह के यूनिट्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है जहां पे फेक इनवॉइसेस से सर्कुलेशन होता है। सो फार आई अंडरस्टैंड, आई हैव सीन सो मेनी केसेस इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो, आपको कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, फॉल्स एड्रेस देकर के फर्म फ्लॉट की हुई होती है। Now coming to the fourth question, dear friends, if you have any doubt regarding 16(2)(a), B and C, kindly discuss. Sir, in case buyer has not made any payment to supplier, then what will be the position? जनरली हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि पेमेंट की हुई है तो यू शुड नॉट बी लायबल if the buyer has not made any payment against invoices and later on it proved to be fake invoice, then what will be the position of buyer? सर आपने तो पेमेंट किया ही नहीं है तो आपके पास तो पैसा पड़ा ही है ना, तो दे दो ना डिपार्टमेंट को, फिर कहाँ झमेला है। तो उस केस में जीएसटी अमाउंट ही डिपार्टमेंट मांग सकता है, टोटल आउटस्टैंडिंग का पे भी क्लेम आ सकता है? नो सर, डिपार्टमेंट को तो खाली जीएसटी अमाउंट से मतलब है। ओके, तो उतनी अमाउंट वो हमसे कॉल कर बिल्कुल सकते हैं buyer? बिल्कुल बिल्कुल, डिपार्टमेंट तो को खाली जीएसटी अमाउंट, क्योंकि आपने तो बेनिफिट उतना का ही लिया है ना। ठीक है सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़ा सा बताओ कि मतलब सीएस क्या क्या रोल है। बिल्कुल सर, सेक्शन 122(1) है जो नव्या जी अपने डेलिब्रेशन में डिस्कस करेंगे। Right now we are discussing only the basic concept of fake invoicing and how to save and how to secure the genuine client. हाँ भाटिया साहब अनम्यूट कर लो सर, आप म्यूट हो सर। भाटिया साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? आप म्यूट हो। भाटिया सर, आप को मैंने राइट्स दे दी हैं सर, आप कर लीजिए।
सर इसमें जो आपने 16(2)(c) की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक अगर पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं होगी तब तक आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बेशक आपने फुल बिल की पेमेंट अलॉन्ग विद जीएसटी कर दी है। करेक्ट। तो आई थिंक सो कि ये जो क्लास है बेसिकली मुझे ये लगता है कि शॉर्ट ऑफ अल्ट्रा वायर है, लेकिन ये लागू उसके ऊपर होती है अगर इसमें कोई कनाइमेंस हो, बायर और सेलर की अगर आप में आपस में कोई कनाइमेंस साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है, आई थिंक देन दिस क्लास नीड टू बी अप्लाइड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, बोनाफाइड परचेजेस एंड सेल्स, दिस क्लास शुड नॉट हैव बीन देयर। करेक्ट, करेक्ट सर। अगर आपको ध्यान हो तो पहले वैट रिजीम में भी ऐसे नहीं था, उन्होंने बाद में लेट जब वैट खत्म होने वाला था उसके बाद इसमें ऐड कर दी, और वो बिल्कुल सर। पंजाब में हरियाणा की जजमेंट भी थी जो इसमें थी कि अनलेस देयर इज ए कनाइवेंस ओनली देन यू कैन हेल्ड बायर रिस्पॉन्सिबल। तो ये मुझे ये लगता है कि 16(2)(c) है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जहां पर परचेज बायर और सेलर दोनों कनाइवेंस में है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर लेकिन डिपार्टमेंट जब अपने अभी नोटिस इशू कर रहे हैं तो हाँ, कनाइवेंस वर्ड को वो बिल्कुल वो जो इशू करता है वो इतनी बात नहीं सोचते ना, उनको तो पैसे का मतलब है कि गवर्नमेंट के घर में पैसे नहीं आए तो वो तो सभी को रोप इन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने जो तो point out किया ना सर, मुझे आप ये भी देखो, लगता है कि previous agent- मुझे ये भी लगता है कि इस सारे इशू में देखिए हमारी प्रैक्टिस भी तो काम आएगी ना फिर। सर प्रैक्टिस को तो सेकंड हैंड है सर। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा पॉइंट इसमें ये है कि इफ समबडी इज बीइंग से bullied by the department only then we will come into picture। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बट अब हो गया, हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं इसमें अगर डिपार्टमेंट ऐसे चलता है तो। हम तो सेफ गार्ड करने के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अभी सर देखिए आपने जो कनाइवेंस की बात करी है ना, आप देखो सर्विस टैक्स रीजन में सेक्शन 74 में कनाइवेंस इंक्लूड था। यस यस। बट दैट वर्ड इज मिसिंग अंडर द जीएसटी। आप देखिए सेक्शन 16(2)(c) में कनाइवेंस की कहीं भी कोई बात लिखी हुई नहीं है, पहला बात है। आप सेकंड हैंड चेक करो सर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर भाटिया साहब मैंने आपसे माल परचेज किया है, गिव मी द प्रूफ दैट यू हैव पेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, व्हाट प्रूफ यू कैन गिव टू मी? You don't have any proof. You have uploaded the respective invoice in GSTR 1 that is well reflected in my GSTR 2A. Certainly. At the same time, you have filed your GSTR 3B as well, and that GSTR 3B covering the outward supply reported in GSTR 1. बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें जो आपने जो पेमेंट किया है, वो जो इनपुट टैक्स आपने दिया है, वो इटसेल्फ चैलेंजिंग है, क्योंकि वही फेक है आपका, आपने चेन में है आप। एम आई क्लियर? मैं पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूँ सर? इसमें एक्चुअली आपने जो पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक देयर कैन बी टू व्यूज पॉसिबल इसमें। यस प्लीज सर, प्लीज सप्लीमेंट इट। आई जस्ट वांट टू से कि जैसे ही अल्टीमेटली ऑनस जो है, ऑनस तो उसके ऊपर ही आएगा। अगर आप चेन में आ गए हो तो ऑनस तो आपके ऊपर ही होगा कि आप अपने आप को स्कॉट फ्री कैसे करते हैं, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन मोर ऑन facts of the case then on the law. Law is very much clear, but facts of the case आप अपने आप को बचाने के लिए कितने प्रूफ सामने रख सकते हो, that will be the very important thing. सर अभी चेन्नई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, where the court says that you are not supposed to collect that. Yes sir, चेन्नई कोर्ट का जजमेंट 16(2)(c) लाइन पे ही है। ये देखिए क्या 16(2)(c) में कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे हैं कि फर्स्ट हैंड में डिपार्टमेंट को कलेक्शन सप्लायर से करना है, ना कि रेसिपिएंट से करना है। सप्लायर अगर फेल हो जाता है तो आप अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। यहाँ क्या हो रहा है सर, आप देखिए फेक इनवॉइस की जब भी कोई रैकेट क्रैक होती है तो क्या होता है कि ए ने बी को माल सप्लाई किया, बी एक्चुअल वेंडर है, बी ने सी को सप्लाई किया, सी ने डी को सप्लाई किया, बी सी डी इज द एक्चुअल वेंडर। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, ए बी सी डी, ए को तो पकड़ के रखा है, ए को तो पकड़ के रखा है, अरेस्टेड है, बी सी डी तीनों को नोटिस इशू कर देता है। ठीक है, तीनों से टैक्स चाहिए उनको। अब देखिए ना, मैंने वही बोला कि ये डिपार्टमेंट के लिए, अगर हम भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो ना तो हमें भी ऐसे ही लगेगा कि
हम कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे इकट्ठे करके जमा करवाएं। अब जो लूज गड़ी होगी वो जमा करवाएगा, अगर जो लूज नहीं है उसको फाइट करना पड़ेगा। तो वही इसलिए फैक्ट्स ऑफ द केस सामने आएंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा सर कि सेक्शन 16 ब्रैकेट 2 के जो 4 क्लाउज हैं उसमें लूज कड़ी इन द हैंड ऑफ द टैक्स पेयर इज ओनली क्लाउज 16 ब्रैकेट 2 क्लाउज सी। क्योंकि सी अगर आपने एक बार प्रूफ कर दिया ना, अगर सी आपने एक बार प्रूफ कर दिया कि पेमेंट हैज बीन मेड टू द वेंडर एंड कॉरस्पॉन्डिंग पेमेंट इज मूव टू द गवर्नमेंट अकाउंट एज वेल, तो ए बी और डी, ए बी डी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि एक चेकर के पास एक बार पैसा पहुंच गया तो फेक इनवॉइस का क्वेश्चन ही नहीं है। सो इन एनी केस सी को स्ट्रांग पॉइंट रखना पड़ेगा। सर इन सम केसेस क्या होता है कि कस्टमर सप्लायर तो ट्रेसेबल है, वो अपनी थोड़ी सी सेल ऐसे इनवॉइस काट देते हैं और इनपुट भी जमा करवा देते हैं। उस केसेस में ये फेक इनवॉइस नहीं बनेंगे। इनपुट गवर्नमेंट को मिल गया बट डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुई, ओनली इनवॉइस जनरेट करके एक ने इनवॉइस इशू किया, दूसरे ने क्रेडिट ले लिया और ये टैक्स भी जमा करा दिया। ऐसी ट्रांजैक्शन के केस में इज इट फेक इनवॉइस केस और व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? जहां पे टैक्स जमा हो गया है ना, वहां पे डिपार्टमेंट को ये प्रूफ करना कि विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स या विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विस आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, बहुत टफ क्वेश्चन है सर। क्योंकि क्या होता है कि जहां मेरा प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ सर, आप देखिए जीएसटीआर 1 में ना फेक इनवॉइस वाले के डेटा सबसे पहले आते हैं, क्योंकि वो पोर्टल बेस पे तो सारा कंप्लाई करके रखते ही हैं। सर नहीं सर, ऐसी बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां पे बिल्कुल टैक्स सर, जमा हो जाता है बट ट्रांजैक्शन मैं आपको सर मैं आपको उसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। बहुत विकास जी, मैं पता है क्या कह रहा था अभी, विकास जी कलकत्ता वाले, आप एक बार लीगल एस्पेक्ट कवर कर लीजिए सर, एक बार जुडिशियल हो जाएगा ना, देन यस वी यस विल यस स्टार्ट डिस्कशन। श्योर श्योर श्योर, क्योंकि फिर हमारा वो टॉपिक से हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। ओके आप ओके ओके, टॉपिक कवर कर दीजिए। बस अब सर कवर होने वाला है, फिनिशिंग एरिया पे ही है अपने। ओके अपने 16 ब्रैकेट 2 जो मेजर इश्यूज था वो अपने इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, एंड लेटर ऑन व्हेनेवर वी हैव द क्वेश्चन रिलेटिंग टू 16 ब्रैकेट 2 अपने डिस्कशन करेंगे, तो वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर ऑन डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग। फिर हम करेक्ट सर? पैनल डिस्कशन में ले लेंगे जी इनको। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि डिपार्टमेंट कैसे ट्रैक करता है कि आपने फेक इनवॉइस में इंडल्ज है या फेक इनवॉइस कोई पर्टिकुलर एरिया में उसका रैकेट चल रहा है। सर ये खुद अपने आप को अपने लोगों को देखिए हिंट्स मिल रहे हैं। रूल्स 86 कैपिटल बी, जहां पे डिपार्टमेंट ने कहा है कि 5 करोड़ से 50 लाख से ज्यादा की अगर किसी की सेल है इस पर्टिकुलर मंथ में, तो उसको 1% मिनिमम 1% आउटपुट टैक्स आपको कैश में देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये क्यों लगाया सर, और क्या क्या कंडीशंस है उसमें देखिए, इंटरेस्टिंग कंडीशंस क्या है विच गिव अस द क्लू कि फेक इनवॉइस में ये सब मिसिंग थे, इसलिए डिपार्टमेंट उसको पकड़ा है। वहां पे क्या कंडीशन लगाया सर? अब विकास साहब, मेरे जो सेम नेम वाले गुप्ता साहब हैं, ध्यान दीजिएगा सर। 86 बी में क्या कंडीशन है कि अगर आप वेंडर दैट मीन्स प्रोप्राइटर और पार्टनर 1 लाख रुपए इनकम टैक्स अगर पे करता है तो 86 बी उस पर अप्लाई नहीं होगा, है ना? क्यों लगाया सर? दैट मीन्स कि जो फेक इनवॉइस इशू करते थे उनके जो प्रोप्राइटर हैं, दे आर नॉट सच मच ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस दैट दे आर नॉट पेइंग द इनकम टैक्स एट ऑल। यहाँ पे कैश भी 1% से नीचे रहता है, उनका कैश कंपोनेंट ही नहीं रहता, अगर रहता तो 1% से नीचे रहता है। नंबर 1, इनकम टैक्स पे ही नहीं है वो। एक और कंडीशन क्या लगाया कि भाई उनका रिफंड अगर क्लेम होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग दैट द फेक इनवॉइस इशूअर आर नॉट क्लेमिंग इनकम रिफंड, मतलब वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते या एसीजेड सप्लाई नहीं करते। तो ये दीज आर द क्लाउजेस वेयर डिपार्टमेंट फाइंडिंग देमसेल्व्स कि यहाँ पे फेक इनवॉइसेस हैं और एक एक करके सारे जितने भी लूप फॉल्स हैं उनको क्लोज कर रहे हैं। सेकंड कहाँ पे आता है सर? अभी देखिए एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें जितने रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं उनको फिजिकल वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट को इंटीमेशन मिला हुआ है कि आप जाकर फिजिकल वेरीफाई कीजिए। तो दैट मीन्स कि समहाउ डिपार्टमेंट कम टू नो दैट द इशूअर ऑफ फेक इनवॉइसेस आर नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंट। ये सारे नंबर बंद होंगे, ठीक है? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटीआर 1 फाइल होता नहीं है, जीएसटीआर 1 फाइल होता, सॉरी जीएसटीआर 1 फाइल होता है, 3B फाइल नहीं होता। इनको पकड़ो, जीएसटीआर 1 फाइल हो गया, 3B फाइल हो गया, कैश कंपोनेंट नहीं है, उनको पकड़ो। ये सारे क्लू मिलते हैं
फेक इनवॉइसेस के लिए डिपार्टमेंट को, वहां से ये लोग पकड़ करके फिर वो चैन पूरे की पूरी ट्रैक आउट होती है। इनके पास डाटा माइनिंग के टूल्स हैं जहां पे ये पता चलता है कि भाई ये जो यूनिट है इन्हें कभी इस तरह से इन्वॉल्व है, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनकी इंटीविजन विंग उसको निकालते हैं। एम आई करेक्ट सर? Yes, yes, sir. Now, Correct. coming to the last issue, what in my hand, सर ये तो हुई फेक इनवॉइस की बात। एक मजेदार केस मैंने फेस किया था एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। कभी आप लोगों ने सर ई वेविल का पोर्टल में ये चेक करते हैं या 2A में ये चेक करते हैं कि जिससे आपने परचेज नहीं किया उनके फिगर आ रहे हैं? सर सब शांत हैं? नहीं, विकास जी अक्सर ही होता है। अक्सर होता है ना सर? हाँ, अगर हम उसमें भी जाके चेक करते हैं ना, तो हाँ। अक्सर we will find there are 2-3 invoices we are finding which we have never ordered but never purchased by us. राइट सर, वो क्या है सर? वो क्या है? इन्वेस्टिगेट कीजिए सर उसका। मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, जो मेरी फाइंडिंग्स है दैट आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर। हो क्या रहा है सर? सपोज करिए मैं कलकत्ता बैठा हूं, राइट? मैं लुधियाना से माल मंगाना चाहता हूं, जलंधर से माल मंगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये माल मेरा आउट ऑफ बुक्स है। मैं गुप्ता साहब का जीएसटीआई नंबर यूज करके ई वे बिल कटवा दूंगा, गुप्ता साहब का जीएसटीआई यूज करके बिल बनवा लूंगा, और माल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से मैं उठवा लूंगा। गुप्ता साहब के 2A में आ गया। अब गुप्ता साहब देखे यार ये तो अपने माल परचेज ही नहीं किए थे, छोड़ो हटाओ, अपने को क्या करना, क्रेडिट लेना नहीं, आपने क्रेडिट नहीं लिया। गुप्ता साहब प्लीज टेक केयर दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, समवन इज यूजिंग योर जीएसटीआई नंबर। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने करस्पॉन्डिंग जुडिशियल कमिश्नर को इंटीमेट कीजिए, उस वेंडर की इंफॉर्मेशन निकालिए जिसने आपके नाम से इनवॉइस काटा है, और उसको इंटीमेट कीजिए कि ऐसा कोई परचेज आपने नहीं किया, व्हाई यू हैव लोडेड दिस इनवॉइसेस इन योर जीएसटीआर 2A, क्योंकि ये लिटिगेशन क्रिएट होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 69 कैपिटल सी अट्रैक्ट्स दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का हिटिंग होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने अपने डिलीवरेशन में स्टार्ट में ही कहा था, कई केसेस में क्या होता है सर, अभी बिजनेसमैन कहीं भी जाते हैं तो अपना जीएसटीआई नंबर शेयर कर लेते हैं तुरंत। अच्छा, एक मोबाइल खरीदा, जीएसटीआई नंबर दे दिया, एक टीवी खरीदा, जीएसटीआई नंबर दे दिया, एक फ्रिज खरीदा, जीएसटीआई नंबर दे दिया, एक टेबल खरीदा, जीएसटीआई नंबर दे दिया, बच्चे की बुक्स खरीदी, जीएसटीआई नंबर दे दिया। ये सारे क्रेडिट जीएसटीआर 2A में फ्लो हो गए। जब ये सारे क्रेडिट जीएसटीआर 2A में फ्लो हो गए, दैट इज नॉट डेबिटेड इन योर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपके बिजनेस में डेबिट नहीं है, और ड्रॉइंग्स ऑफ द एसएससी इज नॉट सपरेटेड टू दैट मच ऑफ अमाउंट, तो कहीं ये 69C को हिट करके 115 BBE 115 BBE अप्लाई हो जाएगा इनकम टैक्स में। ये अपने को टेक केयर करना है, ये भी एक लूप होल है। I think from my side I have cleared so far to the extent of my knowledge relating to the fake invoice. Now I would like to hand over to proceedings to the Vishal Garg sahab or the Gupta sahab is the case. Thank you, Raji, for nice deliberation in relation to the fake invoices. I think issues और भी बहुत सारे हैं, रादर हमने आपको बीच में इंटरप्ट किया। तो अभी पैनल डिस्कशन करते हैं, तो उसमें पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिस्कस करते हैं सर चीजें। Yes, So, yes. But you have tried to clear each and every aspect of the fake invoice, which every industry, every professional are facing. Ludhiana is also facing a huge amount of fake invoice. Ludhiana, Mandi, Govindgarh, Khanna, because wherever there is an industry, there is the issue of fake invoices. And iron and steel and hosiery, garment, textile industry are the two big industries where this problem is very numerous, and not only numerous, I can say in each of every SSC we are finding these type of invoices while True. doing the audit. Thank you, sir. Thank you, Ji. Now, time to listen the views of our dear CA Navya Malhotra. I request CA Sumesh Chitkara Ji, our Joint Secretary of ITCA, to please introduce Navya Malhotra to our members. अमरीश जी, एक बार उनका अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी सर, अपना चित्कारा जी जिस पे
नव्या जी का भी अनम्यूट कर दीजिए। चित्कारा जी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सर, राइट्स दे दिए आपको। सुमेश जी, सर चित्कारा नव्या जी। जी तो ऑलरेडी को-होस्ट है सर। Right, sir. Good evening. Good evening, everyone. It's an honor to introduce the guest speaker of the next session, CA Navya Malhotra. CA Navya Malhotra is an associate member of the ICAI since 2016. CA Navya ji is a regular partner at various respected forums and platforms, including ICAI, Institute of Cost and Works Accountants, for its members and students. He is a faculty in the NIRC of ICAI for GST and financial management. He has deliberated more than 250 seminars, workshops, and awareness camps on latest topics on pan-India basis. He has also deliberated the seminars, workshops, and open discussions in various educational institutions all over North India. His previous experience includes his association with Big Four consulting firms, EY, KPMG India, in indirect tax practice and advisory, accounting advisory. His other achievements and empanelment worthy of being mentioned here are: he's a special invite to the Indirect Tax Committee of ICAI. He's registered and panel with faculty with the Indirect Tax Committee of ICAI. His other achievements include: he's a CA Navya Malhotra is a regular writer and author to many discussion forums, magazines, and portals. Prominent among them being GST Samadhan portal. He's an author to NIRC of the ICAI monthly magazine for CA members, and other discussion forums like taxguru.com. One more thing worth mentioning is that he is standing for the NIRC elections. I wish him good luck and success in this endeavor as well. Now I request CA Navya Malhotra ji to enlighten the members on judicial aspects of fake invoicing through his pearls of wisdom. Welcome, Navya ji. दीदी आप एक चीज भूल गए, हाँ जी, कोई भी अपडेशन आती है तो नव्या जी की मतलब गवर्नमेंट आई थिंक इश्यू बाद में करती है, पहले शायद नव्या जी को पता लग जाता है। तो ये कवर कर दिया इनकी था अपडेशन इतनी फास्ट होती है, विशाल जैसे जी अभी ऑलरेडी मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई, इनकी तरफ से अपडेशन आ भी गई और हमारे ये साथ साथ क्लास भी ले रहे हैं और अपडेशन इन्होंने भेज भी दी है आज की जीएसटी काउंसिल मीटिंग की। So he's always had in always all amendments in the GST. Thank you, Navya ji, for that also. correct. ਚਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हाँ जी। वेलकम नव्या जी, आ जाओ सर। जी सर, तो बहुत बहुत नमस्कार आप सबको और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय को स्पीकर बंका जी, एंड आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद अ स्पेशल थैंक्स टू समीर गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी, विशाल गर्ग जी, सुमेश चित्कारा जी, अमरीश गुप्ता जी, अवनीत सिंह जी, and Sahil Gupta ji for taking the executive charge of the ITCA of Ludhiana. And indeed, all the members who have joined are the most precious moment of today, because in this pandemic time, keeping a precious time for something, and that is learning GST, is the most precious thing what I can ask for right now. And with the note that all of you and in your family are safe, I would like to start the topic for the day. बंका जी ने जैसे कि बहुत ज्यादा लीगली कवर कर लिया कि कैसे कैसे लीगल एंगल्स हमें देखने थे फेक इनवॉइसिंग में, और अगर आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली डिस्कस करूं तो देयर आर सर्टेनली, मैं कहूंगा आज की डेट में 40 to 50% of chartered accountants and their clients have received any kind of notice relating to fake invoicing. आज की डेट में मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि उनका एग्रेशन इस वजह से डिपार्टमेंट का टैक्स रिकवरी की तरफ है, and we have to understand and appreciate the fact that कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में किसी से कोई ना कोई गलती हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका क्लाइंट, सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर ये होता है कि हमारा क्लाइंट हमारे साथ 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता। सर आज की डेट में भी क्या होता है, जब वो आ जाता है, अब आप एंगल समझिए सर हम कहाँ पे फंस रहे हैं, बिकॉज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगल से भी समझेंगे आज पूरा इसको। एक्चुअली क्या होता है सर, हमारे को सेल और परचेज का डेटा मिल जाता है और हम कभी भी, मैं आपसे कितने सर, आप कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिएगा, हम देखते ही नहीं है सर कि वो सेल परचेज का डेटा है, और हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हर क्लाइंट के रिटर्न को हम देख पाए। हमने तो सिर्फ इतना बोल दिया कि जी 2B में जो क्रेडिट दिखेगा वो ले लेंगे हम, ठीक है। वी नेवर ट्राई टू गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑन रैंडम बेसिस आल्सो एवर कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि बंका जी ने बोला कोई मेरा जीएसटी नंबर शायद यूज कर रहा हूँ, शायद मेरे साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी हुए हैं जहां पर हमारे को क्लाइंट बाद में कहता है
कि यार ये ना जो इनवॉइसेस थे ये फेक थे। या ऐसा भी होता है सर कि कितनी बार क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि उसने जो बिल लिए हैं वो गलत लिए हैं या कहाँ पे लिए। लेट अस अंडरस्टैंड द जुडिशियल एस्पेक्ट फॉर द डे। देखिए सर, लीगली जहां तक मैं कवर करूं, अगर बोलूं तो सेक्शन 16(2) जो कि आपके साथ 4 कंडीशन बात करता था कि टैक्स इनवॉइस आपके पास है, सप्लाई हुई है, रिसीव, टैक्स आपका गवर्नमेंट को डिपॉजिट हुआ है और आपकी रिटर्न फाइल्ड है। ये 4 कंडीशन कंप्लाई करते ही एक कंडीशन और देखनी होती है, बस वो 180 दिन वाली। 180 डेज में आपने टैक्स पे कर दिया उसको, सॉरी आपने उसको पेमेंट करी या नहीं करी, दैट इज कंप्लाइड। सर इससे ज्यादा आप क्या कर सकते थे? मैं आप जब बोल रहा हूं तो आई एम टारगेटिंग बोथ एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ असेसी बोथ। जब आप दोनों बैठे और आपको पता लगा कि आपको एक नोटिस आता है कि जी सर, प्रैक्टिकली नोटिस सुनिए कैसा आता है। नोटिस आता है कि सामने वाले ने नॉट ट्रेसेबल है, या सामने वाले ने कोई स्टेटमेंट दे दी है हमें कि भाई मैंने तो इनको कभी सामान सप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अब आप अपना क्रेडिट रिवर्स कर दो। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बंका जी ऑल्सो, regarding this matter, internally department have a proper SOP that up to 11th chain they give the notice. Up to 11th chain they give the notice. मतलब आपने जिससे सामान लिया, उसने जिससे सामान लिया, उसके आगे जिसने सामान लिया, ये 11 चेन लेवल तक वो नोटिस देते हैं। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट वन एस्पेक्ट। ऐसा कैसे हो जाता है सर कि आपसे, करेक्ट मी, एक जने से अगर आपने टैक्स रिकवर कर लिया तो क्या आप पूरी आगे की चेन से टैक्स रिकवर करते जाओगे? ये तो आप 11 बार टैक्स रिकवर कर लोगे सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी राइट नाउ। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आपने बोला जी सप्लायर मान गया है कि मैंने इनको सामान सप्लाई नहीं किया था, तो सर सप्लायर से आप टैक्स रिकवर कर लो ना। व्हेन यू आर रिकवरिंग एट वन स्टेज, हाउ कैन यू देन टेल मी टू क्रेडिट, रिवर्स द क्रेडिट? सर यहां पर हम ट्रैप में फंस जाते हैं। We are actually in one trap. I have tried to compile numerous case laws today, numerous case laws which are in favor of you, which are in favor of an assessee who, if actually complies with all the condition, is not bound to investigate about the supplier. सर आपकी कोई ड्यूटी नहीं है कि सप्लायर, आप बात समझिए, जब रजिस्ट्रेशन देने वाला ऑफिसर की कोई लिमिटेशन नहीं थी, उसने रजिस्ट्रेशन दे दिया ऐसी जगह पे जहां पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट इज फर्स्ट प्लेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपली टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट वेदर द सप्लायर हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन करेक्टली और एरोनियसली और फ्रॉडुलेंटली। तो मैं आज आपके साथ कुछ केस लॉज डिस्कस करूंगा पहले, और उसके बाद हम पैनल डिस्कशन पे जाएंगे। मुझे स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए एक बार वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू राइट इट ऑन द स्क्रीन आल्सो मेनी अ टाइम्स। जहां आपको लगे इंपॉर्टेंट नोट करना है, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है और ये आपको विजिबल हो गया होगा। ठीक है, so when I talk about critical evaluation of bogus transactions and fake invoicing under GST, I have to first of all cover about certain things, क्योंकि income tax भी आज के डिस्कशन का पार्ट है। So we have to ideally discuss few of the aspects which were also covered in the budget. मैं इन सबको अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। I have tried to cover the income tax also, but पहले मैं जुडिशियल या लीगल एस्पेक्ट को साथ में लिंक करता हूँ। सर स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है सबको? हाँ जी, एक हाँ भी जी, जना को हाँ जी कंफर्म सर, कर दें। बिल्कुल ओके है, ठीक है, विजिबल है, विजिबल है। चलिए जी, बिल्कुल। सर पहली कुछ एनोमलीज आपको देखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको ये नोटिस रिसीव होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज कंटेनिंग अ DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और नॉट। सर it has been clearly said that DIN has to be there on the document, otherwise you can treat it like a trash paper. आप उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप देखिए वो आपको डरा तो नहीं रहा? क्या उसने DIN वाला डॉक्यूमेंट इशू किया है या आपको सिर्फ डराने के लिए एक लेटर ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया? सर मैं आपसे फिर से बोलता हूं कि अगर उसको देना ही होता सेक्शन 73 या सेक्शन 74, तो ही ऑलरेडी हैव वन DRC 01A which is now not compulsory, but he can issue it also. अगर आपको उसको इंटीमेट ही करना था तो 1A में इशू कर देता। इट इज अ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। वो इसके अंदर क्यों नहीं कर रहा आपको, और वो सिर्फ एक पर्चा क्यों दे रहा है? आप उसकी इंटेंट को समझेंगे कि क्या उसकी इंटेंट मैलिफाइड तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप DIN चेक करिए। दूसरी चीज, क्या वो आपके पास आता है
अगर वो आपके पास आता है तो क्या उसके पास इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, वो सर्च के लिए आ रहा है, किस चीज के लिए आ रहा है, पहले ये आइडेंटिफाई करिए सर। आपको क्लियरली मैं बोलूंगा कि आपको सेक्शन 67 को अच्छे से रीड आउट करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। और साथ साथ सर प्लीज ये भी याद करेंगे, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 100 आपको जरूर पढ़ना है सर। सीआरपीसी का सेक्शन 100 ये सर्च से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस लेट डाउन करता है सर। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई हैं कि क्या अगर वो सर्च के लिए आता है, लेट्स से वो सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 सर्च के लिए आया आपके पास, क्या उसके पास वैलिड सर्च वारंट था, क्या उसके पास प्रॉपर टीम थी, क्या उसने 2 इंडिपेंडेंट आपके सामने विटनेस रखे थे? सर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इंस्पेक्शन के भी बहुत सारे, आई कैन प्रोवाइड यू इंस्पेक्शन सर्च सीजर के मेनी ऑफ द केस लॉज विच क्लियरली सेज अगर ये 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं होंगे पूरी सर्च इनवैलिड मान ली जा सकती है सर। अगर ये आपके जेपरटाइज कर सकते हैं सर्च को, तो यहाँ पर आपको समझना होगा वो किस कैपेसिटी में आपके पास आया है। अगर वैलिड सर्च वारंट नहीं है, इंस्पेक्शन का उसके पास नहीं है सर, बिकॉज इंस्पेक्शन क्लियरली सेज it has to be authorized by a joint commissioner not below the rank of joint commissioner and it should have reasons to believe। सर अगर आपके पास रीजंस टू बिलीव, अब आप क्या हुआ, वो आपके पास आया, आपने कहा रीजन टू बिलीव दिखा दो, नहीं ऐसा नहीं होता सर। देयर आर मेनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट व्हिच सेज रीजन टू बिलीव असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले उसको बताने होते हैं, सर्च करने से पहले नहीं बताने होते। बट हाँ, अगर असेसमेंट यानी कि सेक्शन 73 और 74 में वो डिमांड निकालने लगा और उसमें उसने रीजन टू बिलीव नहीं बताया आपको प्रॉपरली, या रिटन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया उसमें आपको, वहां पर उसकी पूरी सर्च की पूरी एक्टिविटी फ्रूटाइल और बेकार हो सकती है। चलिए, क्या मैं आपसे पूछता हूं, वो आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट उठा के ले जाते हैं, अब वो आपके पास आते हैं, इमेजिन करिए सिचुएशन को, वो आपके पास से डॉक्यूमेंट उठा के ले जाते हैं और उस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं होता। सो सर देयर आर मेनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स लाइक परमार्थ आयरन प्राइवेट लिमिटेड और सर त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी वाला केस है। ये क्या कहता है that when the assessee is asking for the photostat of the copies relied upon documents, then non return of the document, उसको चांस खींच लिया गया, उसको चांस नहीं मिला अपने आप को सही से रिप्रेजेंट करने का आपको, then that is also making the things irrelevant. It is tantamounting to the principle of violation of natural justice. आपने natural justice के principle को violate किया है। So there are, सर ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा तो आपको कोई केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है। सो यू विल गेट ऑल दी थिंग्स रेडी रेफरेंसिंग। मैं आज ITCA के साथ ये शेयर कर दूंगा, दे विल यूज दिस फॉर दी रेफरेंस पर्पस। क्या आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, आपसे वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास ना एक स्टेटमेंट है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि सामने वाले ने ना आपको सामान नहीं दिया, क्या इतने पे आप रिलाई करके इनपुट टैक्स क्रेडिट करने रिवर्स करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ध्यान से सुनिए, केस देखिए सर, अनिल पन्नालाल सरोगी वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, क्या बोलता है? नेचुरल जस्टिस डिनाइल ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ co-notices based on whose statement liability of appellant was fixed resulted in the violation of principle of natural justice। यानी कि पहले आपको मौका तो दिया जाए उस बंदे से बात करने का, पहले उससे पूछे तो सही उसने ऐसा क्यों बोला। सर उससे पहले एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा सीधा बोला हुआ है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। सर आपको ध्यान से समझना होगा, किसी की स्टेटमेंट आपके सामने प्रोड्यूस कर देना डज नॉट मीन कि उसने असली में आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे देखिए सर, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मल्टीपल और केस लॉज दिए गए हैं सर। यहाँ पे वासुदेव गर्ग जी का केस लॉ है, सारे केस लॉज में यही बोला गया है। सर सबसे क्रिटिकल केस लॉ मैं पहले वो डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, फिर मैं इन सारों पे आऊंगा। क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको यू हैव सब्सटैंशियल एविडेंस ऑफ रिसीप्ट ऑफ इनपुट्स एंड पेमेंट अगेंस्ट सच लायबिलिटी, क्या आपका क्रेडिट रिवर्स करना बाधित है? अगर सामने वाला सप्लायर भाग जाता है और अगर सामने वाला सप्लायर नहीं अपना कंप्लायंस करता तो क्या रिसिपिएंट की प्रॉब्लम है? सर देखिए सर, देयर आर मल्टीपल केस लॉज इन फेवर ऑफ असेसी। यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट केस लॉ देखिए, इसमें क्या बोलता है? इट वाज हेल्ड दैट द पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू अ चेक डिमांड ड्राफ्ट एस्टैब्लिश्ड दैट द एपिलेंट एज रिगार्ड्स टू रिसिप्ट ऑफ इनपुट in absence of any alternative sources of procurement of raw material। यानी कि मान लिया जाएगा कि उसको रॉ मटेरियल मिला है, इनपुट मिला है। नेक्स्ट केस लॉ क्या कहता है सर, ध्यान से देखिए, ये क्या बोलता है भूवला का अलॉयस के केस में,
that even where the dealer was not found on the address mentioned in the invoices and no business activity was found, the Senvet credit cannot be denied which stand availed on the basis of genuine invoice issued by the said dealer. यहाँ पर genuine invoice आया और बंका जी ने बोला था fake invoicing की बात कर रहे हैं. सर fake invoice is nothing but where a bogus transaction occurs. Invoice issue कर दिया. अब fake invoicing में जब बात करते हैं तो बोलते हैं fake invoice का क्या मतलब होता है. सर यहाँ पर मैं बोलूं invoice issue कर दिया और goods नहीं भेजे, ठीक है. आपने goods भेज दिए, invoice issue नहीं किया, या आपने एक invoice issue तो करा लेकिन कोई fraudulent उसमें particulars डाल दी. Sir, all kind of things are under a fake invoice where the input tax credit chain is manipulated to and some extent. वहां पर ये प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट देखिए सर, that where आप देखिए क्या लिखा है केस में भारती ब्रोस के, that where the transaction is through a banking channel, the genuineness of a transaction is prima facie established. सर I cannot say कि सामने वाले को माल नहीं मिला होगा. सर आप बताइए ना, रिसिपिएंट कहां तक जा सकता है? क्या रिसिपिएंट की ऑब्लिगेशन है करेक्टनेस ऑफ द परचेज जस्टिफाई करना? नहीं सर, आप ध्यान से देखिए मिरार कोटला स्टील के केस में, डॉक्यूमेंट्स अवेलिंग इनवॉइस डिड नॉट बियर द करेक्ट व्हीकल नंबर और एप्लीकेंट्स एलिजिबली नॉट रिसीव द इनपुट्स इन द रजिस्टर्ड हैव नॉट रिसीव द इनपुट्स. यहां पर क्या बोला जाता है? ऑक्ट्रॉय रिसिप्ट्स, वेमेंट, जीआर सब कुछ अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया और डिनाइल ऑफ क्रेडिट के लिए बोला गया दैट द डीलर हैज नॉट रिसीव्ड द इनपुट, ऐसा गलत होगा, ये माना नहीं जाएगा एंड डिपार्टमेंट को आगे फाइनली इस केस में अपील में जाना पड़ा. आगे देखो सर, बड़े सारे केस लॉज हैं, ये आप देखिए यहां पर क्लियरली क्या बोला है ट्रिब्यूनल ने बोला, सिंपली अगर आपके पास ये सारी स्लिप्स हैं, ये सारी चीजें हैं टू जस्टिफाई, आप ये नहीं कह सकते कि आपको सामान नहीं मिला. There is a proper evidence recording the fact that you have received the material. Many case laws further sir, ये क्या बोलता है सर? यहाँ पर भी देखिए वो क्या बोल रहा है. Clearly, revenue have failed to do so and wrong receipt of inputs cannot now turn around the suppression of misstatement. आपके ऊपर नहीं डाली जा सकती responsibility अगर आप ये कहते हैं appellant brought on record overwhelming evidence in form of payment bridge, slips, consignment notes. सर सब कुछ प्रूफ हो गया तो फिर आप नहीं कह सकते. आज मैं आपको बताता हूं करंट सिनेरियो में क्या है, जो कि बंका जी ने शायद टच भी किया था पॉइंट. सर ई-वे बिल इज नाउ लिंक्ड टू RFIDs, ये जनवरी से हो चुका है. यानी कि अगर आपका ट्रक कहीं से जा रहा है तो वो 5 मिनट्स के अंदर अंदर ऑफिसर रिपोर्ट निकाल के बता सकता है कि ट्रक टोल से मूव हुआ या नहीं हुआ. सो इफ दैट रिपोर्ट ऑल्सो सेज, इन माई ओपिनियन, कि अगर वो रिपोर्ट कहती है कि ट्रक गया था जी वहां से, your credit cannot be denied, then it is a prima facie proof. How can I say कि सामान नहीं मिला मुझे? Who can prove? सर आगे जब मैं केस लॉज दिखाऊंगा आपको ये भी प्रूव हो जाएगा. सर अगर सामान लेकर मैंने सामान बनाकर ही तो सामान बेचा होगा फाइनल प्रोडक्ट. How can I say I have not received the inputs? Many case laws सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के सारे केस लॉज क्या बोल रहे हैं, हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द परचेज. Credits denied on ground that such a copper scrap, copper wire were not actually received and only invoices are issued by dealers. LR issued by the transporter showing the appellant as a consignee. Mere fact that the goods not be sufficient to prove that inputs were not actually received. यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि आपको सामान नहीं मिला, आपको सामान मिला हुआ माना जाएगा. मल्टीपल सर जुडिशियल हमारे पास इसके जस्टिफिकेशंस हैं. देखिए सर, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने 2012 में भी क्या बोला था, क्लियरली बोला था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड एट द चेक पोस्ट इंडिकेट द रिसीव्ड ऑफ द इम्पंज्ड गुड्स. नो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड दैट द इनवॉइसेस इनपुट्स वर नॉट एक्चुअली रिसीव्ड. इन दैट व्यू, द ट्रांसपोर्टर इंडिकेटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एज नॉट सफिशिएंट ऑन अराइविंग दैट इनपुट्स वर नेवर ट्रांसपोर्टेड टू द असेसीज फैक्ट्री. तो अपील डिसमिस कर दी गई थी. आप ध्यान से समझिए सर, कोर्ट्स भी इस मामले में प्रॉपर जस्टिफाइबल व्यू लेता है. मल्टीपल केस लॉ सर क्लियरली स्टेटिंग दैट अ फैक्ट दैट नो स्टेटमेंट बाय द सप्लायर दैट गुड्स वर नॉट सप्लाइड टू द थर्ड पार्टी डिमांड कैनॉट बी कंफर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट बाय द थर्ड पार्टी वेयर नो एविडेंस टू सपोर्ट सच स्टेटमेंट एग्जिस्ट. सर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, देयर आर लाइकली नहीं, मोर चांसेस ऑफ विनिंग द केस इफ योर assessee justifies the fact to you in a clear direction. Many case law सर. आगे देखिए 2015 में भी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने यही बोला
कि डिपार्टमेंट नॉट मेड एनी इन्वेस्टिगेशन एट द यूनिट, नन ऑफ द कंसाइनर हैव डिनाइड द क्लियरेंस ऑफ गुड टू द सेसी, ट्रिब्यूनल इज नॉट जस्टिफाइड एंड द डिपार्टमेंट अपील स्टैंड्स डिसमिस्ड। सर ये सारे केस लॉज की रेफरेंस लेके हमें अपील में जाना चाहिए। मैं भी वो प्रोसेस भी एक बार जस्टिफाई करूंगा इसके बाद। मल्टीपल केस लॉ सर यही क्लियरली आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं सारे केस लॉ में क्या लिखा है। In the absence of cognate evidence produced by the revenue to support the allegation of non-receipt, disallowance is not sustainable. Clearly सर ये बात सारी एपिलेट्स और हाई कोर्ट्स ने मानी है। आगे सुनिए, बायर क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्रॉड ऑफ द सप्लायर? नो सर, आपका बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। केस लॉ देखिए क्या लिखा है। लिखा है देयर वाज नो एरर ऑन मिसकंस्ट्रक्शन ऑन द पार्ट ऑफ असेसी एंड क्रेडिट कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम देम बाय द एप्लेंट अंडर दिस रूल। क्यों? क्योंकि ये वाला आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि क्रेडिट फ्रॉडुलेंट, सप्लायर फ्रॉडुलेंट था, या सप्लायर ने कोई जमा नहीं किया, या सप्लायर ने एग्जिस्टेंस नहीं की, या सप्लायर ने आरसी अपडेट नहीं करी। इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मल्टीपल अगेन केस लॉज इन दिस रिगार्ड, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गुड्स वर फाउंड टू बी एंटर्ड इन द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, same has been issued for further manufacturing, duty paid, no investigation conducted at the end of transporter, credit cannot be denied of the appellant। यानी कि आपका सामान माना जाएगा आपको रिसीव्ड है। सर क्लियरली अगर हम पेनल्टी की बात भी करें तो पेनल्टी भी आपके ऊपर क्लियरली बताऊं तो नहीं लग सकती अगर ड्यूटी ही इटसेल्फ क्वेश्चन में है। तो यहीं पर मैं एक बार प्रोसेस लिख देता हूं सर। whenever you receive a process of fake invoicing का केस, आपको एक नोटिस आना चाहिए, एक नोटिस प्रॉपर आना चाहिए। व्हेन यू रिसीव द नोटिस सर, यू कैन रिस्पेक्टफुली डिमांड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशंस। आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं कि मुझे उस बंदे के स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करना है और फिर ही मैं कुछ डिसीजन ले पाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। यहाँ पर जब आप कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपके पास सारी सब्सटेंशिएटिंग प्रूफ हैं और आपको सामान मिला है, पर्चियां हैं, टोल कांटे की पर्चियां हैं, सब कुछ है, तो उसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इट क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड, 100% आप मान लीजिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, फिर वो आपको सेक्शन 73 और 74 के अंदर नोटिस देगा, मोस्ट प्रोबेबली 74 में देगा, बिकॉज ही विल ट्रीट इट एज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर वो उसके अंदर 100% पेनल्टी लगाने की बात करेगा और आप यहाँ डर जाएंगे। सर अब प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली बात सुनिए, प्रॉब्लम क्या होती है। वो कहते हैं कि हम अरेस्ट भी कर लेंगे सर। अरेस्ट करने के लिए सेक्शन 69 में वो कहता है हमें अरेस्ट कर लूंगा सर। अरेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ड्यूटी और इविजन प्रूव नहीं हुई है। अगर प्रूव हो गई तो हाँ अरेस्ट कर लेगा। इट इज नॉट मेयरली ऑन द सस्पेक्शन दैट यू हैव डन इट। पहले यहाँ पे प्रूव होगा। 74 का नोटिस आते ही आप अपील में चले जाएंगे सर। आप मानेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो मानेगा नहीं, आपका एडवर्स ऑर्डर आ जाएगा। आप अपील में जाएंगे। जब आप फर्स्ट अपील में जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द डिपार्टमेंटल अपील। यहाँ पर डिपार्टमेंटल अपील में आपको 10% प्री डिपॉजिट करना होता है और नेक्स्ट वाली में अगेन 20% प्री डिपॉजिट करना होता है। यहाँ पर सेकंड अपील के लिए हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अभी कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है, तो आज की डेट में सारे केसेस हाई कोर्ट में जाके स्टे पे चले जाते हैं। सो यहाँ पर ये मैटर अभी स्टे पे हो जाएगा और मान के चलिए आपके 2 से 3 साल बाद तक ही नंबर आ पाएगा और ये केस फिर हियर होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, और तब तक यहाँ पर ये मैटर स्टे पे रहेगा। प्रॉब्लम आती है स्टे के साथ साथ प्रोविजनल अटैचमेंट की, जो कि बंका जी ने कहा कि सीए का बैंक अकाउंट भी अटैच कर लेते हैं। प्रोविजनल अटैचमेंट के केस में जब बात मैटर आता है साथ में, तो यहाँ पर वो कहता है कि जब तक मैटर स्टे पे है सर, स्टे पे हो गया तो प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हो पाएगा तब तक। लेकिन अगर आपकी स्टे की हेयरिंग नहीं हुई तब तक, मैटर लिस्ट नहीं हुआ कोर्ट में, तो ही स्टिल हैव दैट प्रोविजन कि वो तब तक प्रोविजनल अटैचमेंट कर ले। बट आप क्या करेंगे, उसमें अर्जेंट मैटर की प्ली लगाकर हाई कोर्ट में मैटर स्टे पे ले जाएंगे। एंड courts like Delhi High Court and Chandigarh High Court, I believe, are giving stay very liberally in this regard, and इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा। Whereas courts like बिहार पटना हाई कोर्ट जो है, वहां पर टाइम लग रहा है 1-1, 1.5 साल का सिर्फ स्टे लेने के लिए सर। सो देयर डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव मैटर टू मैटर। सर यहाँ पर अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, तब मैं फिर इनकम टैक्स के ऊपर भी आऊंगा सर। सर किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? Navya bhai, I would like to supplement over here यस प्लीज सर। regarding the DIN. जी DIN is compulsory only in case of central GST. जी Please take note of this. The state GST में इसका parallel notification so far I know इंडिया में इशू नहीं हुआ है। नहीं हुआ है बिल्कुल। जहां से सेंट्रल डिपार्टमेंट से नोटिस आते हैं वहां डिन कंपलसरी बोला गया है। स्टेट्स ने अपनी नोटिफिकेशन अभी नहीं दी है, बिल्कुल, तो वहां पर बिना डिन के भी काम हो जाएगा।
हाँ, तो अगर कोई बिना डीन का अगर लेटर आया है तो डस्टबिन से में फेंकने से पहले एक बार देख लीजिएगा वो स्टेट का तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो स्टेट नोटिफिकेशंस आर नॉट आउट एनीवेयर सर, नॉट इवन इन दिल्ली, एनीवेयर, कहीं पे भी नहीं है। यस यस, ठीक है, मेरे नॉलेज में नहीं है कि इंडिया में कहीं भी तक स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू किया है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। प्लीज। चलिए सर, एक बार पेनल्टी सर। प्रोविजंस को जरा, जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, सर जैसे कि हमारे वेट असेसमेंट और वेट रिफंड के टाइम पे भी हमारा होता था, देयर वाज ए स्टेज 1 टू स्टेज 4 चेकिंग, ठीक है, उसमें भी अगर हमारा अगर इवन इफ माय परचेजेस आर बोनाफाइड, सर मेरा सेलर का जो सेलर है आगे किसी भी स्टेज पे अगर उसकी परचेजेस फेक बिलिंग के थ्रू हो रही थी तो वहां पे उसका रिफंड और उसका आईटीसी पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जो है आईटीसी हमारा वो रिड्यूस हो जाता था तुम्हारा। तो सिमिलर इज द केस टुडे, जो हम रिस्की एक्सपोर्टर का इशू कह रहे हैं हम इसमें भी लेवल 1 से लेकर लेवल आगे तक लेवल जा रहे हैं इसमें भी, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि आपका जो है रिफंड हम आपको डिनाई कर सकते हैं या आपका रिफंड जो है जैसे भी है उसमें फिर वो रिस्की एक्सपोर्ट कैटेगरी में आ जाता है। सर इस इशू को अब सेलर इसमें ये कहता है, जो मेरा बायर है वो कहता है व्हेन माय परचेजेस आर बोनाफाइड, तो मेरे को किसी से क्या लेना देना, मेरे पीछे की परचेजेस जो हैं वो आगे आगे फेक हैं या क्या हैं, तो इसका सर कैसे इशू को डील किया जाए सर इसको? सर देखो, आप ये कह रहे हो कि आपके सामने क्रेडिट वो डिनाई करना चाह रहे हैं, इसी का पूछ रहे हो मैटर कि हम अब उसको क्या करें? हाँ सर, इसी में पूछना चाह रहे हैं, हमारी परचेज तो बोनाफाइड है, आई हैव गॉट ऑल द एविडेंस, मेरे पास सब कुछ है, बट मेरी जो आगे के आगे सेलर है, जैसे हम लेवल 1 से लेवल 4 तक जा रहे हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4 में पहले होता था, आगे भी वैट में भी सर यही था, उसमें भी प्रपोर्शनेट हमारा रिजेक्ट होता था पहले भी। सर आज की डेट में भी यही कुछ ही आ रहा है, वो जो रिस्की एक्सपोर्टर का इशू आ रहा है उसमें भी सर यही कुछ ही है, उसमें भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफंड भी रिजेक्ट कर रहे हैं और इशू प्रॉब्लम्स ही आ रही है एक्सपोर्टर को सर। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, मैंने अभी पीछे गुड़गांव में, हरियाणा में एक रिस्की एक्सपोर्टर का केस वैलिडेट करवाया सर। कैसे? हमने रिफंड अप्लाई करे थे विद पेमेंट ऑफ टैक्स में, ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिक रिफंड्स, नॉट थ्रू एलयूटी। द अमाउंट वाज ह्यूज, सो इट बिकेम इन द रेड फ्लैग टाइम, उन्होंने उसको रिस्की एक्सपोर्टर में लगा दिया सर। रिस्की एक्सपोर्टर के केस में लेट मी फ्रैंकली टेल यू, वहां पर प्रॉपर आपको उनको वेरिफिकेशन करानी है। सुमेश सर, आई बिलीव रिकॉर्डिंग अगर नहीं हो रही है या हो रही है तो बाद में बताऊंगा ऑफ रिकॉर्ड। सो आई बिलीव वहां पर ऑब्वियसली जो फॉर्मेलिटीज थी वो आपको कंप्लीट करनी पड़ी। कंप्लीट करने के बाद रिस्की एक्सपोर्टर का केस तो क्लियर हो गया सर, वहां से वो मैटर चला गया डीजी रैम में। डीजी रैम पे जाकर आपको वो रेड फ्लैग रिपोर्ट उनको बतानी पड़ी कि वहां से आ चुकी है, क्लियर। वहां पर फिर आपने वहां की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की सुमेश सर, जब वो कंप्लीट हुई तो जाकर आपका रिफंड प्रोसेस हुआ। नाउ बी फ्रैंकली टेलिंग यू, जब तक ये सिस्टम्स ऑनलाइन नहीं हो जाते सर, जो टैक्स टेररिज्म दैट वी आर गोइंग टू सर्वाइव इज अनकंट्रोलेबल। Sincerely, I have many a times on many forums when I have discussion with the officers, I have conveyed to the revenue officers, sir आप इसको ऑनलाइन करिए। I don't want to go into that debate, sir, जो GST audit क्यों हटा sir, but many a times I have heard that the reason for getting the GST audit waiver was also suggested by the revenue officers. Why? Because they were not finding any anomalies after audit when they were doing the departmental audit. क्योंकि सब कुछ तो 990 में ठीक हो जाता था। सो हम लोग कहते हैं कि हम रोक नहीं पाए, बट उनका भी स्ट्रॉन्ग रिलक्टेंस था कि अगर हम डिपार्टमेंटल ऑडिट करते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं है जी। सर वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ एवरीवेयर इट इज सिस्टम चेंज। सर हम आप बात समझिए, आप मैं और प्रोफेशनल हम सब पढ़ के भी कभी कभी रेजिस्टेंट टू चेंज हो जाते हैं। जब आपने ऑफिसर को बोला कि नहीं जी अब सर्विस टैक्स वैट हटाओ और पूरा जीएसटी नया पढ़ो, दे बिकेम रेजिस्टेंट टू चेंज, और आज जो उनका माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो पा रहा। नव्या जी, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। इसका सर कारण ऑडिट का कि ये भी रहा कि जनरली 9C में कोई भी क्वालिफिकेशन ना जाए तो हम कोशिश करते थे कि 9 के अंदर ही सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए। मैं अमरीश सर बिल्कुल आपका वो पॉइंट मानता हूँ। हाँ। मैंने इस पे डिस्कशन भी की, लोगों से पूछा, मैंने अंदर ग्रेड पे भी बात करी कि ऐसा कैसे हो गया सर कि हमने 990 का, और एवरीवन न्यू द फैक्ट कि भैया 9 में 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताता है। अमरीश सर उसमें मैं सिंपली एक बात बोलूंगा सर, सिंस मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा उस मैटर पे, सिर्फ एक चीज बोलूंगा अमरीश सर, वहां पर ना प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक हो गया होगा। ठीक है, इस सेंस में वीक हो गया अमरीश सर, इट वाज वेरी मच एविडेंट। कोई भी 9C से कि 6 दिन पहले फाइल हो गई थी क्या? बिल्कुल
नहीं हुई थी सर अमरीश सर, हर 9 सेम डे ही फाइल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो होता ये था कि मैं बस वही कोशिश ये करते it is- थे कि डीआरसी हाँ। पहले फाइल कर देते थे 9 से। हाँ, it is evident from the fact when 9 are getting filed together, it means liability तो सर ऑडिटर ने ही परस्यू करवाई है। अगर आपके क्लाइंट इतना ही वो इतना होता स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेड होता तो वो शायद अपनी 9 पहले जमा कर देता। ठीक है, ये एक बार लास्ट में सर डिस्कस भी कर लेंगे अमरीश सर, अभी टॉपिक से डिविएट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपसे बोला गया सर, मैंने आपसे बोला कि फेक इनवॉइसिंग की जब बात आई, आपको एक हैरेसमेंट के नोटिस आने लगे। जब हैरेसमेंट के नोटिस आते हैं तो सर मैं आपको क्लियर आप एक एविडेंट देता हूं, समन आता है सर, समन आते हैं आजकल। क्या समन को आप डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। समन के अंदर सीआरपीसी में क्लियरली लिखा है सर 7 साल की जेल हो जाएगी अगर आपने गलत स्टेटमेंट दे दी वहां पे जाकर। तो समन में जब जाते हैं टू टेंडर द स्टेटमेंट देयर, यू मस्ट गेट देयर ऑन टाइम एज पर द समन। समन कौन दे सकता है? सुपरिटेंडेंट लेवल का बंदा दे सकता है। इन्हीं केसेस के लिए समन आते हैं सर आजकल, क्योंकि आपको पता है नहीं तो कोई जाता नहीं, वहां पर समन आते हैं। आप जाइए, आपको मैं फिर से बता रहा हूं, यू हैव द राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। आप सिंपली इतना बोलिए ना सर कि मुझे स्टेटमेंट अभी नहीं देनी अपनी, या मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं टू एन एक्सटेंट दैट आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन द पर्सन फ्रॉम वेयर आई हैव परचेज्ड द गुड्स। हाउ कैन यू बी डिनाइड अ जस्टिस? आप ये बात समझिए, पहले आपको वहां पर अपना राइट लीगली अटेन करके आना है, उसके बाद आप नेक्स्ट डेट लीजिए सर प्रॉपर, देन ओनली परस्यू इट। दिस इज माय अर्ज एंड रिक्वेस्ट। चलिए अब आते हैं सर उसके ऊपर, एक बार पेनल्टी और उस एंगल पे चले जाते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे सारे। सर अभी इस साल ऐसा बजट में कुछ नहीं आया, हाउएवर पिछले बजट में देयर वाज समथिंग प्रपोज्ड। Two things were proposed. One is the section 122(1)(a), and for income tax, they proposed this penalty of 271 AD. When I talk about this section, that is 122(1)(a), इसने clearly क्या बोला? Transactions तो वही सारी covered हैं सर, issue कर दिया invoice without supply, सारा कुछ covered है, but इसमें कौन covered है देखो सर, इसमें सारे वो covered हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन को बेनिफिशियरी थे। यानी कि इसमें सर प्रोफेशनल, सर जो इसमें इंटरमीडियरी या जो इसको ट्रांजैक्शन को प्रपोज करवाता है, वो सारे इंक्लूड कर दिए। क्या लगेगा सर? उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड और आईटीसी अवेल्ड, यानी कि 100% की पेनल्टी लग गई सर। 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लग रही है। यहां पर अगर मैं इनकम टैक्स देखता हूं, वहां पर इनकम टैक्स ने क्या बोला है? आपने जितने की परचेज करी है ना सर, वो डिनाई कर दिया जाएगा। सर क्या कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पे? वहां पर मैं टैक्स कवर कर रहा था, यहां पर मैं कवर कर रहा हूं बेसिक एक्सपेंस को। बेसिक एक्सपेंस इक्वल टू 100%, ये भी डिनाई कर दिया जाएगा। सर यहाँ पर एओ कब करता है ये? व्हेन ही फाइंड्स अ फॉल्स एंट्री और ओमिशन ऑफ एन एंट्री। ऑब्वियसली सर यहाँ पे बोगस परचेज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये फॉल्स एंट्री में फॉल करके लगा दी मैंने सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स एंट्री। कौन कौन कवर्ड है? नॉट ओनली द पर्सन बट एनी अदर पर्सन हु कॉजेज द फर्स्ट पर्सन टू मेक द फॉल्स एंट्री। यानी कि जो इंटिमिडेट कर रहा है, उसको प्रपोज कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है, आइडिया दे रहा है, उस पर भी लगाई जा सकती है। ठीक है सर, यहां पर आप देखिए सेक्शन 132 के अंदर भी जीएसटी के अंदर चेंज कर दिया गया था। सेक्शन 132 क्या कहता था? अरेस्ट की बातें करता था, जहां प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकती है। प्रोसिक्यूशन में इसने कवर कर दिया कि पहले जो कमिट करता था उसी को करा गया है, लेकिन अब उसने क्या कहा है? जो उसको प्रपोज करेगा उसको भी कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट प्रपोज कर दी। मिनिमम 3 months और बियॉन्ड उसके दैट जो प्रपोज्ड है वो 1 से 2, 2 से 3 और 5 करोड़ वाली जो थ्रेशोल्ड हैं, उसके अंदर उसको अरेस्ट की प्रपोजल्स दिए गए हैं। तो ये तो सब था सर लीगल जुडिशियल मैटर्स जो हमने बैटर डिस्कस किया। मैं सर अब आपके पास क्वेरीज लेना चाहता हूं सर, कि हम इस पे पैनल डिस्कशन करें कि आपके माइंड में और आपके प्रैक्टिकली आपके पास क्या क्या एक्चुअल में ऐसी चीजें आई जिसको हम डील कर सकें अभी डिस्कशन में। बताइए सर।
साहिल जी कोई ईमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ queries? Nice deliberation. Now we will start this panel discussion. Initially, we have received 2 queries in our chat box. Sir, please discuss cases where the CAs are being implicated by department, alleging their role in facilitating fake invoicing. सर Mr. आज ये Mohit is asking आज this ये query. केस Mohit ji, you can unmute yourself and you can discuss this query with the Mr. Navya and Mr. Vikas. सर आज ये केस लॉ पढ़ रहा था मैं, उसमें कोर्ट ने डिनाई कर दी सर सीए की बेल। आई थिंक राजस्थान हाई कोर्ट का केस है वो, उन्होंने सीए की बेल को डिनाई कर दिया है। मैं आपको एक चीज बता दूं सर, बेल इजीली नहीं मिल रही है जीएसटी के फेक इनवॉइसिंग केसेस में, बिल्कुल नहीं मिल रही है सर। और एक चीज और नोट कर लेंगे, एक डिफॉल्ट बेल नाम का होता है। लोगों ने मुझे बोला क्या एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं? हाँ, अगर आपको बेल का उसके पास निकल गया है तो आप एंटीसिपेटरी ले सकते हो, लेकिन अगर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप कैसे ले लोगे? दूसरी चीज, एक मैं आपसे बात कर रहा था बेल की, जो कि रेसिडुअल बेल होता है, 60 डेज के बाद बेल हो ही जाती है, तो 60 दिन तो वो आपको अपने पास रखते ही रखते हैं आजकल जीएसटी के मैटर में। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेल को डिनाई कर दिया सर। 6 करोड़ रुपए का टैक्स इन्वॉल्वमेंट है फेक इनवॉइसिंग का। तो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं बार बार, मैं सिंस आई रिप्रेजेंट माय कम्युनिटी, सिंस आज आप लोग और हम सब भाई बैठे हैं, तो मैं सर डिस्कस कर सकता हूँ। एनीवेयर आउटसाइड द वर्ल्ड आई नेवर से कि दैट वी आर द वंस हु आर रिस्पांसिबल एंड वी आर अल्टीमेटली नॉट द वंस। आप एक बात समझिए सर, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ, वो लाइफ बॉय साबुन की ऐड होती है ना सर, लाइफ बॉय साबुन की ऐड जब मैं देखता हूँ तो उसमें साबुन आता है और सारे जर्म्स को मिटा देता है, लेकिन 2-3 जर्म्स बच जाते हैं उसमें भी। सर कीटाणु भी ढीट होते हैं, कुछ कीटाणु की वजह से सारे कीटाणु ढीट नहीं हो जाते। सो ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों की वजह से पूरी सीए कम्युनिटी खराब हो जाती। सो मेरा ये सबमिशन है नव्या जी के लिए भी और विकास कुमार जी के लिए भी सर कि डिपार्टमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू प्रेशराइज द प्रोफेशनल हु इज डीलिंग इन एनी केस दैट दे विल इम्प्लीकेट द प्रोफेशनल, they will put a lot of pressure on that, but they have a lot of means for that. I mean, what is in our hands? How should we approach the authorities so that we are not at the receiving end of the department? Actually, they have to prove it whether the CA was involved in these transactions or not, but they will always take it as a presumption to put pressure. If suppose the client is not traceable, the original supplier is not traceable, they will put hold of the CA कि तुम बैठ जाओ भाई यहाँ पर जब तक वो नहीं आता। मतलब what should be the practical approach so that we as association also should be prepared in dealing such cases? बंका जी आपका कोई पॉइंट या मैं बोलूं पहले? चलिए बंका जी आप मेरी बात एक बार इसमें ऐड कर लेना अगर कोई पॉइंट लग रहा है आपको। आप हाँ जी सर, मेरा मानना ये है, हमें ना शुरू से लेकर, मैं अभी पीछे रिसेंटली आई वाज को डेलिब्रेटिंग विद अतुल गुप्ता जी जो पास्ट प्रेसिडेंट थे सर, मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, उन्होंने भी एक चीज यही बोली, अब पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को छोड़ के हमें लिटिगेशनल प्रैक्टिस पे जाना होगा जीएसटी में। आपने जैसे मोहित सर बोला, हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? पहली बात तो हमारे को ना सर डिस्टिंक्शन बनाना पड़ेगा इन आवर प्रैक्टिसेस whether we are going to do compliances and how much compliances we need to do. मोहित सर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम compliances के साथ साथ फंस जाते हैं। टेक्निकली आज आप बात समझिए, हमारे में एक कमी है सर, we have to accept that we are not technically upgraded. When I say this, we are investing huge amounts in big offices, but we are not investing in technology sir. डिपार्टमेंट का पोर्टल जब हम खोल के देखते हैं, There is one IP address tracking. सर रिटर्न हम ही फाइल कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर हमारे ही ऑफिस पड़े हुए हैं, कहां तक बचा लोगे सर आप केस को? मोहित सर आप बात समझिए कितना क्रिटिकल केस हो सकता है अगर 6 करोड़ का केस भगवान ना करे हम में से किसी पे आ जाए। सर डीएससी कहाँ है, डिजिटल सिग्नेचर्स हम लगा रहे हैं। क्या क्लाइंट को आप एक बार भी मोहित सर रिटर्न अप्रूवल के लिए भेजते हो? सच्ची बताना सर। Actually, दिल पे हाथ रख के mail is received from the client, and in some cases the return is even filed from their computer also.
We take care in some cases also. मैं आपको But कुछ in- प्रिकॉशनरी मेजर्स बोलता हूँ मोहित सर, मेरी बात समझना। इनकम टैक्स में हम ये लोग फॉलो करते हैं सब, एक कंप्यूटेशन बनाते हैं और उसको भेजते हैं और कहते हैं बता अप्रूव करेगा तो फाइल करेंगे। अब आप जीएसटी में जब मैं किसी को बोलता हूँ ना, वो कहते हैं यार ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, यू आर टॉकिंग थ्योरेटिकल। व्हाई? बिकॉज ड्यूरेशन टाइम इतना शॉर्ट होता है कि लास्ट मोमेंट पे तो डेटा आता है, मैं कब तो उसको भेजूं कब तो मैं फाइल करूं। सर वी हैव टू अंडरस्टैंड इफ वी आर नॉट रिसीविंग द डेटा इन टाइम। अब मोहित सर आपने बोला डेटा उससे आता है, सेल परचेज तो उसी ने भेजी है। सर सेल परचेज उसने भेजी है मोहित सर, पर क्लासिफिकेशन रूल 42 43 लगेगा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा, ये सब तो आप डिसाइड करते हो। वो थोड़ा ना सर सेल परचेज की इनवॉइसेस भेज के कहता है कि भैया जो आपको लगेगा वो कर देना। सर जहां पे इंटरेस्ट, इम्प्लीकेशन, आईटीसी रिवर्सल, कितना आईटीसी लेना है, कौन सा नहीं लेना, कितनी बार ऐसा होता है सर हम अपने स्टाफ को गाड़ी का बिल दे देंगे वो क्रेडिट ले लेगा। सर स्टाफ कन्वर्सेंट थोड़ा ना होता है। आर यू गेटिंग मोहित सर? वहां पर टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है, मेरा मानना ये है एक कंप्यूटेशन जो ड्राफ्ट निकलता है पोर्टल से वो निकाल के पीडीएफ क्लाइंट को भेजा जाए हर बार, और जब वो आपके ऑफिस विजिट करता है ना सर, वो प्रिंट आउट पे साइन करवाने चाहिए, आपको फाइल में लगाने चाहिए। ही इज ऑथराइजिंग दैट रिटर्न सर। आप समझ रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते सर ऐसा। दिस इज द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट दैट वी ऑल नीड टू इनकॉर्पोरेट इन आवर प्रैक्टिसेस। दिस इज माय सजेशन। क्यों? क्योंकि हमें इस केसेस में बचना है आगे। नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर का एस्पेक्ट। एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यू कैन नॉट कीप एनीवन्स डिजिटल सिग्नेचर्स, बट हमारे ऑफिस में डब्बे छन छन कर रहे होते हैं सर, हमें यही नहीं पता होता कितने तो डिजिटल सिग्नेचर पड़े। लेट अस से हम डिजिटल सिग्नेचर रखते भी हैं। इन माय हम्बल ओपिनियन it is should be always written in the mail by the assessee that I am giving you my digital signature to file the return. We have no written approval of client. सर अगर एक बार भी जब एक्चुअली क्या होता है, अपनी जान पे बात बनाती है ना सर मोहित सर, तो क्लाइंट कहेगा मुझे नहीं पता इन्होंने क्या रिटर्न फाइल कर दी, डीएससी भी नहीं के पास, मुझे तो कभी बताया ही नहीं। रात को 12 बजे तो रिटर्न फाइल होती थी, वो ये नहीं देख रहा कि रात को 12 बजे भी हो जाती थी। वो कह रहा रात को 12 बजे जान के करते थे कि मैं उस टाइम मैं जागा नहीं होता। मैं तो बताओ इनोसेंट हूं, इन्होंने ही कोई 2 इनवॉइस एक्स्ट्रा डाल दिए परचेस के, कैसे जस्टिफाई करोगे सर? व्हेन वी आर इन अ डिजिटल एरा, वी आर इन अ, इसमें जैसे कि हमारे पास जो डाटा शेयरिंग होती है दैट इज मोस्टली थ्रू ईमेल्स, चाहे वो जीएसटीआर 1 का डाटा है चाहे वो 3B का डाटा है, तो क्या वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे कि ये क्लाइंट की तरफ से हमारे को ये ईमेल रिसीव हुआ था, इसके बेसिस पे ये रिटर्न बना है? अमरीश सर उसने आपको भेजा सेल परचेज का डेटा, हाँ जी, उस परचेज के अंदर फूड एंड बेवरेज के इनवॉइसेस थे। ओके, आपके स्टाफ ने क्रेडिट ले लिया, बिल्कुल ठीक है। नहीं उसको सर, डालना हमारे था। पास 3B बन के आती है, जो फॉर्मेट प्री प्रिंटेड फॉर्मेट निकलता है हमारे सर पास। अगर तो आप सिर्फ मेयरली एक फॉर्मेट डिजाइन करके उसको बोलते हो उसमें डेटा फीड इन करके लिंक करके दे दे भाई सोर्सेज से, हाँ जी, और हम फाइल कर देंगे, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। सर ऐसा ही है, जितने भी प्री प्रिंटेड सॉफ्टवेयर हैं, वेदर इट इज फ्रॉम टैली, वेदर इट इज फ्रॉम बीजी सॉफ्टवेयर, वहां से 3B प्री प्रिंटेड निकलती है और मोस्टली 99% वही डाटा हमारे साथ शेयर होता है। हमारे पास एज सच कोई ऐसा नहीं है कि सेल या परचेज की कंप्लीट डिटेल आती है। हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टॉप दैट प्रैक्टिस अगर आ भी रही है तो, ठीक है। सेकंड इज सर अमरीश सर, स्टिल इफ आई वांट टू सेफगार्ड माय सेल्फ, एक प्रीव्यू निकलता है, उसको डाउनलोड करके क्लाइंट को बोलो ना भाई हम आपको भेज रहे हैं, इसको लिख दे बस, अप्रूव एंड फाइल इट। यस, दैट वी कैन डू। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ये पहले पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि जल्दबाजी होती है, रिटर्न फाइल करने के बाद तो एटलीस्ट हमें रख लेना चाहिए था। बिल्कुल सर, जब वो आता है तो उसको बोलो इस पे साइन करें, या आप उसको मेल पे भेज दो सो दैट नेक्स्ट रिटर्न में ठीक हो जाए अगर कोई एनॉमली निकल आई। मैं आपको आज बता दूं सर, मेरा एक्सपीरियंस, ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूँ। क्लाइंट को ना सब पता होता है मैंने कितनी टर्नओवर करी है। जो बिजनेसमैन लाला है ना सर, उसको सब नॉलेज है। वो पता है क्या बोलेगा, मेरा ना 1 लाख रुपए टैक्स बनना चाहिए इस बार। आप सर महीना भर लगा के कैलकुलेशन करोगे और निकलेगा 1 लाख रुपए। सर वो ना मोटा मोटा कुछ कैलकुलेशन डायरी में करता है, सेल माइनस परचेज, और निकलता है 1 लाख ही। सर उसको सब पता है, बस वो बोलता नहीं है। गलती से उसके हिसाब से 1 लाख बन रहा था और आपने 90,000 बना के दिया, वो चुप रहेगा, वो बोलेगा ही नहीं कुछ। वो कहेगा यार मैंने शायद 90 निकाला। यही अगर आप 1 20 निकाल के दोगे
मैं कहेगा यार चेक कर ले नव्या एक बार, 1 लाख निकलनी थी लायबिलिटी शायद। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि उसको सब पता है सर, आप मेल पे अप्रूवल जरूर दिया करेंगे। जनरली जो डाटा भी Expertise कॉन्ट्रैक्ट तो की ये मेल भी- आईडी से ही आता है, ओनर की मेल आईडी से तो आता ही नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। एक सर, एक विकास सर, एक चीज और है, जो ये पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है ना, ये भी डिजास्टर कर रखा है सर हमने। क्योंकि होता क्या है, वो तो चला जाता है गोवा घूमने, आप पीछे रिटर्न फाइल करते हो। हमारी तो जिंदगी में सिर्फ उसका फेसबुक देख के गोवा घूम लेते हैं सर हम, क्योंकि हम तो हर महीने कंप्लाइंसेस में फंसे हुए हैं। सो व्हेनेवर वी प्लान टू मूव, हम उसको फोन करते हैं, वो कहते हैं यार मैं तेरे को बोला तो था कि मैं नहीं मिलूंगा। और विकास सर, ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है, गोवा घूमने जाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो आप कहते हैं यार मेरी फीस, वो यार वो फिर जवाब मिलता है आपको क्या, वो यार गोवा में ना बच्चों ने कहा वाटर स्पोर्ट्स भी खर्चा करेंगे। कराया ना गोवा में, हाँ, तो वहां पर गोवा ना में खर्चा मैंने हो गया। वाटर स्पोर्ट्स में पैसे लग गए, मैं देना तो नहीं चाहता था, बट वो तेरे ही पैसे अलग रखे हुए थे। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, एक तो मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जरूर हटा दें, बिकॉज यू हैव गिवन योर नंबर एज अ ऑथराइज्ड पर्सन इन दैट प्लेस। रिमूव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। बंका जी कुछ ऐड करना है? यस, देखिए नॉर्मली जो ये जो फेक इनवॉइसेस के जो केस आते हैं ना, अपने पास नहीं, ਇਹਦੇ ਵੀ 3 साल ਦੇ जमा होने में जब क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट को मालूम होता है कि कौन सा इनवॉइस फेक है, कौन सा जेन्युइन है। 99% जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 95% 99% व्हाटएवर परसेंटेज यू वांट टू अलॉट यू कैन गिव यू। अपने जब उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये वेंडर को तू जानता है क्या, वो रिप्लाई क्या करता है, यार इतने इतने पार्टी सप्लाई करते हैं तो किसको मैं पहचानूंगा, किसको जानूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। यहाँ पे सर अभी मैं 46 लोगों की प्रेजेंस देख पा रहा हूँ। अगर कोई पान पत्ती का भी शौक रखता होगा, पान भी अगर अपने खाते हैं ना तो अपने पसंद की दुकान से खाते हैं, ऐसे इधर उधर जाके पान नहीं खा लेते अपन। बंदे ने 2 करोड़ 4 करोड़ का परचेज कर रखा है, उसको पेमेंट करता है और वो बोलता है मैं उसको जानता नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो फेक इनवॉइसेस के जो केसेस आ रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले किन्होंने पॉइंट आउट भी किया था, ये 2 या 3 इंडस्ट्रीज ही मैक्सिमम है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, होजियरी इंडस्ट्रीज है, उसी में है। ऐसा क्यों है? आयरन स्टील में ही क्यों है? होजियरी लाइन में ही क्यों है? आयरन एंड स्टील में ऐसा है या हौदरी लाइन में ऐसा है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं सर। विकास जी अगर आप सर इंडस्ट्री बड़ी या छोटी, बड़ी और छोटी इंडस्ट्री से नहीं है सर, दोनों के पीछे एक लॉजिक है। हाँ जी, आप देखिए होजियरी इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम स्टेट में वैट था ही नहीं। ट्रू, एक्साइज का तो पहले से उन लोगों का एग्जम्पशन था। यस, अब उन लोगों को सिस्टम में आना पड़ रहा है, अब उन लोगों को सिस्टम में आना पड़ा। उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले थे ही नहीं, तो वो कल्चर अभी उन लोगों में डेवलप नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उसी का रिजल्ट है ये। और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में 18% का इनपुट होता है। बिल्कुल, दिस इज द मेन 2 रीजन सो फार आई अंडरस्टैंड। एंड थर्ड रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट जहां पे प्रॉफिट को डाइल्यूट करने के लिए इनपुट ले रहे हैं। ये देखिए क्या कहीं ना कहीं, देखिए आप अगर ये बोलते हैं कि मेरे को एकदम नॉलेज नहीं है, क्लाइंट ने किया है, तो ये रेयर केस हो सकता है। इतना बड़ा बड़ा स्कैंडल, 6-6 हजार करोड़ का स्कैंडल में आप देखिए हर 2 दिन 3 दिन के अंदर में कोई ना कोई आता है जहां पे ये पता चलता है कि यहाँ स्कैंडल हो गया, वहां स्कैंडल हो गया। तो वहां पे बिजनेसमैन को पता नहीं है या उसके जो अकाउंटेंट उनको पता नहीं है। ये मतलब somehow I am not feeling comfortable with that। कहीं ना कहीं अपने को पता होता है सर। विकास जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ 100% एसएससीज को पता होता है कि कौन सा बिल इनवॉइस फेक लिया हुआ है, जस्ट इनवॉइस इट इज, और कौन सा विद परचेज के साथ आया, उनको पता होता है। बट बिल्कुल। वो ट्राई टू हमें नहीं बताते एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, या प्रोफेशनल्स को नहीं बताते, तो वो उनके लिए आम बात है। जैसे शुरू में सर आप आपको बता रहे कैसे थे बताएंगे वो? जैसे अब नोटिस आते हैं, नोटिस में क्लियरली लिखा होता है यू हैव हाँ परचेज्ड बिल्कुल। purchase this invoice number from so and so party proves to be bogus, so we request you to kindly reverse this amount with along with interest, otherwise rigorous action could be taken against you। तो ये हर इसकी स्टीरियोटाइप वर्डिंग है, इसमें देखो कोई इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से हर क्लाइंट को पता होता है भी कौन सा इनवॉइस फेक लिया हुआ और कौन सा नहीं। ठीक है कि हमें एज ए ऑडिटर या कह लो कि एज ए प्रोफेशनल हमें नहीं पता चलता,
आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो पान भी जो उसने खाना है ना, वो दुकान फिक्स है, तो ये नहीं कह सकता कि मैंने इसे 4 लाख का इनवॉइस दिया, मेरे को पता ही नहीं ये पार्टी कौन है। बिल्कुल ट्रू इसमें। और वैसे भी देखिए ना, कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता, एक्सेप्ट फ्यू 2 3 4 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए, बाकी में आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं आपके 10 15 वेंडर ही होते हैं, बाकी सर, इसीलिए विशाल साहब मैंने कहा ना, एबीसी एनालिसिस करवा लीजिए क्लाइंट होगा। हाँ, एबीसी एनालिसिस करवा दी। एबीसी एनालिसिस कराने से ये जितनी जो फेक इनवॉइस की इश्यूज हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 99% सॉल्व हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक विशाल सर एक चीज और है, एक चीज बस ऐड कर रहा हूँ इसमें। एक्चुअली क्या है, वो आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा होता है। हाँ, वो आपके हमारे वो आपके पास नोटिस ले आएगा और वो सिंपली कहेगा सर सब पता उसको खुद है, वो कहेगा विशाल जी क्या कर दिया आपने, कौन सा नहीं, इनवॉइस डाल दिया। मैं और बताता हूँ, ये सुबह से लेके शाम तक फेस इनवॉइसेस के बेस पे क्रेडिट लेते हैं, और शाम को जाके 7 बजे एक मैसेज डालेंगे, हाय जीएसटी, ऐसा जीएसटी लॉ ला दिया, मर गए, लुट गए, पता ही नहीं था क्या हो रहा है, गलत नोटिस आ गए। वो पता है, यहाँ डेली बेसिस पे यही कुछ देख रहे हैं। विशाल सर डिपार्टमेंट जो नहीं नया इन्होंने हाँ, पोर्टल इन्होंने एक डाला चीज है। और नहीं, एक चीज इन्होंने और करी सर, जहां हाँ जी। मैं मान के चलता हूँ ये सारी चीजें ना सिर्फ 3 साल की थी शुरू की। ये हाँ ई इनवॉइसिंग जिस दिन लागू हो गया सर पूरा, हाँ जी। उस दिन सर आपको और मुझे ना सर आराम से बैक सीट लेके बैठना है, फिर आपका और मेरा काम लिटिगेशन का होगा असली में। हाँ, वो भी जो ये सर कंप्लायंसेस चल रही है वो चलती रहेंगी, खुद हो जाएंगी। हाँ, बट ऐसा है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो सारा का सारा काम अकाउंटेंट्स के हाथ में ही जाना है, क्योंकि अदरवाइज इट इज अ डाटा फीडिंग ओनली एंड नथिंग एल्स। सुओ मोटो अब भी देखे आईटीसी में क्या है, 2A 2B बन के आ रहा है, तो हमने तो 3B भी बन के आ रही है, हमने तो सिंपली उसको ओके करके सबमिट करके टैक्स डिपॉजिट करवाना है। अब तो सारा काम सॉफ्टवेयर कर ही रहा है, और अगले विद इन 1 ईयर लगता है कि सारा काम ही सॉफ्टवेयर कर देगा। आपकी बात विशाल जी बिल्कुल ठीक है। विशाल सर सिर्फ 5,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। अकाउंटेंट को भी नहीं करना काम, मैं आपको हाँ बता हाँ, दूं। उसको भी नहीं करना। उसको सिर्फ ई इनवॉइसिंग को जो प्रिंट आउट के ऊपर बारकोड होता है ना, वो आपको एक स्कैनर में रखना है, संडे के दिन स्विच ऑन करना है हाँ हाँ और कंप्यूटर सिस्टम ऑन करके घर चले जाना है। हाँ, वो सुबह सारे आप मंडे को आप सुबह आओगे, सबकी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी होगी और रिटर्न के अंदर डेटा फीडिंग हो चुकी होगी। हो चुका होगा, बिल्कुल ट्रू। So this is only costing 5,000 rupees, not more than that. So आप डरे मत, अकाउंटेंट पे भी नहीं जाएगा काम, किसी के पास नहीं जाएगा, कंप्यूटर के पास चला जाएगा काम। सर इसमें मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट जो नब्बे भाई बता रहे हैं ना, ये नया कॉन्सेप्ट आएगा बैकवर्ड एंड अकाउंटिंग इंटीग्रेशन का। और यहाँ पे जो अवेलेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे को नजर आ रहे हैं, ऑल आर आई थिंक FCA, यस है ना, सब सीनियर से ही हैं। तो सर अब आज अपने लोग एक फ्री में एक डिग्री मिलने वाली है। कौन सी? RCA, रिकंसिलिएशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने को बुक्स और अकाउंट्स नहीं बनाना है, अपने को 3B फाइल नहीं करना है, GSTR 1 फाइल नहीं करना है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगाना है, गवर्नमेंट के स्टेट सिर्फ रिकंसिलिएशंस बनानी भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम लोग इस तरह के टूल्स लेके आ रहे हैं जिससे आपको रिटर्न बनानी ही नहीं है। अपना काम होगा, अगर अपने देखें, अगर रिकंसिलिएशन का काम देखें, रिकंसिलिएशन का काम कितना बड़ा काम आने वाला है सर बाजार में। आप बुक्स को अगर अपने फिक्स कर देते हैं, बुक्स इज करेक्ट, ठीक है, पहले बुक्स को करेक्ट बनाना पड़ेगा। अपने ये मानते हैं कि बुक्स करेक्ट है क्लाइंट की, राइट। बुक्स को किससे मिलाना होगा? बुक्स को इनकम टैक्स से मिलाना होगा, बुक्स को GST से मिलाना होगा, बुक्स को कंपनी लॉ से मिलाना होगा, बुक्स को बैंकर से मिलाना होगा, बुक्स को PF ESI में जो डिटेल्स सबमिट किए हैं उससे मिलाना होगा, एनर्जी ऑडिट से मिलाना होगा, कॉस्ट ऑडिट में आपने जो डाला है उससे मिलाना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक अपने लोग क्यों नहीं मिलाते थे, अपने ये बोलते थे कि कौन बैंक से बैलेंस शीट मंगाएगा, चलो बैंक शीट में अलग बैलेंस शीट चली गई, इनकम टैक्स में अलग बैलेंस शीट चली गई। लेकिन जब से ये सारे डेटा आपस में शेयर हो रहे हैं, तो आज देखिए GST, इनकम टैक्स, बैंकर सब एक दूसरे से रिकंसाइल हो रहे हैं। तो अपना काम रिकंसिलिएशन का हो जाएगा। 26A में 3B का फिगर आ रहा है। बिल्कुल ट्रू। ड्यू टू दैट देयर आर ह्यूज नोटिसेस ऑफ सर्विस टैक्स आएंगे, सर्विस टैक्स में यस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर कि अपने जो सोच रहे हैं कि अपना काम खत्म हो जाएगा, अपना काम बढ़ जाएगा। हाँ ट्रू, दैट इज इससे ट्रू। उससे मिलाइए। अभी अपने देखिए, अभी अपने आप टेक्निकल सोचिए आप सर, GST में आज अपने पागल हुए हैं। GSTR 2A को से मिलाना है, 2B से मिलाना है, 5% देखना है, 10% देखना है, 20% देखना है, बुक से मिलाना है। R1 3B से नहीं मिलता है, 3B R1 से नहीं मिलता है, GSTR 2A बुक से नहीं मिलता। किससे किसको मिलाना, शाम तक में अपने भूल जाते हैं, पागल हो जाते हैं।
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्टीमेटली अपने को फ्यूचर में ये प्लान करना पड़ेगा कि रिकंसिलिएशन का जो काम है वो काम कैसे अपने एग्जीक्यूट कर सकें। एक्चुअल वो काम आएगा अपने को, अपने ये डेटा एंट्री वाला काम अपना काम नहीं। तो अगली क्वेरी ले सर एक बार। यस यस प्लीज 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 सर। साहिल जी एक बार देखिए कौन सी क्वेरीज है आपके। डायरेक्टली मेंबर्स को बोलिए, डायरेक्टली बात कर लेंगे ना। मैं देख लेता हूँ जी इसको लेके। एक साहिल जी क्वेरी पूछ रहे हैं, साहिल जी को अनम्यूट कर दो अमरीश जी। 1 मिनट सर। साहिल जी आई थिंक अनम्यूट है ऑलरेडी और नहीं। साहिल जी ड्रॉप डे क्वेरी रिगार्डिंग द सर एबीसी एनालिसिस हम अपने वेंडर का करवा लेंगे, बट वेंडर्स के वेंडर का जब वी आर टॉकिंग अबाउट द L2 L3 वेंडर्स। गुड इवनिंग एवरीवन। यस यस गुड इवनिंग। बांका जी बेसिकली मैं इस बात पे कह रहा था जो आप कह रहे थे कि पर्सन को पता होता है कि वो कहाँ से परचेज कर रहा है। वहां पे मैं ये कहना चाहता था कि क्या है कि यहाँ पे जो अगर मैं होस्टल लाइन में बात करूँ तो धागा परचेज होना है, तो वहाँ पे जो धागा है वो हर परचेजर जो है वो डायरेक्टली मिल से नहीं खरीदता। बीच में जो ब्रोकर होते हैं ना, मेजर रोल जो ये फेक इनवॉइसिंग का है, ये ब्रोकर्स का रोल भी बहुत बड़ा है इसमें। तो मैं उस पॉइंट पे तब बात कर रहा था, मेजर कोई क्वेरी नहीं थी मैंने। आई अंडरस्टैंड सर, इसीलिए मैंने बोला ना कि फेक इनवॉइस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द बिजनेसमैन इज कल्प्रिट। The second scenario about which you are talking is the second scenario where the actually goods and services has been provided and supplied to the real vendor and the actual payment is given to the supplier. But in that case you have missed out the one thread कि आपने जो पेमेंट जिनको किया था वो ब्रोकर ने करवा दिया, दूसरा का बिल लाके चिपका दिया, वो फेक बिल लाके मेरे को देके चला गया। Am I right? This is the query ना? Yes sir. Yes sir. In most of the cases. In that case जो बिल लाके दिया ना सर उसकी यही I understand. I know this fact. I know this fact. इसलिए मैं बोला सर जब आप एबीसी एनालिसिस करवाओगे तो जिसका उन्होंने बिल लाके दिया है उसको जब आप वेरीफाई करेंगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा सर। सर इस केस में एबीसी एनालिसिस की अगर बात करें तो एबीसी एनालिसिस हम अपने वेंडर्स का करा सकते हैं। अपने वेंडर का कराना है। ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हम परचेज एक पर्सन से करते हैं तो उसकी जो फोर्थ स्टेज परचेज है वो बोगस है। आई अंडरस्टैंड। आप तो L2 L3 कोई भी पर्सन हमें एबीसी एनालिसिस अपने वेंडर्स नहीं करना सर, आपको L2 L3 वेरीफाई नहीं करना है। L1 आई अंडरस्टैंड सर, मैं वही बता रहा हूँ साहिल जी, अगर आपने L1 वेंडर का अगर वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली करवा लिया है, L2 L3 L4 अगर बोगस भी है तो कोर्ट में आपके फेवर में जजमेंट आने वाला है। सर कोर्ट के लिए मींस आधे से ज्यादा एसेसिस मानते नहीं ना सर। उपाय नहीं है, उपाय नहीं है और कोई उपाय नहीं है। दैट्स हाँ, सर वहां पे कोई उपाय नहीं है। एक्चुअली पुराने समय में विकास जी होता था MDDM, अगर सेंट्रल एक्साइज में आप ध्यान दें तो मैन्युफैक्चरर टू डीलर टू डीलर टू मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल देखो में जितना भी सप्लाई रहता है वो रॉ मटेरियल का ही रहता है, कभी भी फिनिश गुड्स का इश्यू नहीं रहता क्योंकि फिनिश गुड इतने हैंड्स ट्रेवल नहीं कर पाता। जब भी ये हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, चाहे क्लोथ्स हो या यार्न हो या स्क्रैप हो, इन सारे केसेस में ये झगड़ा इसलिए है। और रादर कभी आपने सोचा जैसे नव्या जी बता रहे थे L11 तक भी जा सकता है डिपार्टमेंट, L11 होगा क्यों? देखो हर स्टेज में ही आपकी वैल्यू पड़ जानी है और यहाँ वैल्यू क्या होती है, आधा % के मार्जिन पे खेलना है। अगर 11 हैंड गुड्स घूमेगी तो 5.5% हो जाएगी। तो दीज जो गर्ग साहब L11 आएगा जहां पे फेक ट्रांजैक्शन है, सारी फेक ट्रांजैक्शंस है। अदरवाइज जेन्युइन ट्रांजैक्शन L11 नहीं होगा सर। MDM ही होता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल MDM भी नहीं होता। MDM क्योंकि ब्रोकर एक बार खरीदेगा किसी दूसरे ब्रोकर से, जिस तीसरी बार दूसरी बार उसको पता लग जाएगा कि ये माल वहां से आ रहा है, वो डायरेक्टली वहां पहुंच जाएगा माल खरीदने। तो MDM ही होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर टू मैन्युफैक्चरर। तो इससे ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी फेक ही होती हैं। तो इसलिए जो L3 L4 का हमें नहीं पता, ये सब बोगस ही है। अगर हम इसको सही मायने में माने तो वो हमने L1 देखना है, इसमें नो डाउट। पर डिपार्टमेंट कहता है L4 एग्जिस्ट नहीं करता, L3 एग्जिस्ट नहीं करता, L2 ने खरीदा और L1 हम बैठे हैं। तो इसलिए ये सारी ट्रांजैक्शंस बोगस हैं। ये तो ह्यूज लिटिगेशन पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है और ये इट विल गोइंग टू बी अ लॉन्ग वे। क्योंकि कोर्ट ने कह देना है, मैंने कहना है मैंने तो अपने परचेजर से खरीदा है, उसने कहां से खरीदा है मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है।
So you are right, it is going to be settled by the High Court or Supreme Court only, so then it will be settled. राजेश जी की एक ਸਰ query ਵੈਸੇ है। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5% ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। राजेश जी की एक query है। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 5% ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 95% ਆਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਟਿਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ। Yes, yes, true. बिल्कुल ऐसा ही है। In present scenario, why government is delaying e-invoicing? E-way bill is one sort of e-invoice. राजेश गर्ग जी की क्वेरी है। आई थिंक अशोक सर ने भी कुछ पूछना है, हैंड रेज किया हुआ है। साहिल गुप्ता जी ने किया हुआ है हैंड रेज। नहीं भाटिया साहब का, भाटिया साहब का, भाटिया जी ने किया हुआ। यस। भाटिया जी प्लीज आस्क क्वेरी। एंड Redmi Note 10 Pro, Redmi Note, Redmi Note में सर ने प्रशांत ने भी कुछ पूछना है, वो हाथ रेज कर रहे हैं। एक बार अमरीश सबको अनम्यूट कर दो, जिसने क्वेरी पूछनी पूछ लेंगे। सर प्रशांत बात कर रहा हूँ। अभी प्रशांत जी पूछिए, क्वेरी क्या है आपकी? बंका जी नमस्कार। ऐसा है कि मेरे क्लाइंट को पिछले दिनों नहीं पूछना। आई नो सर। सर आई डू अदर वर्क्स आल्सो, नॉट ओनली क्रिकेट। ऐसी बात नहीं है। ये हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन है जी। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। अभी स्टेडियम में सर लग तो रहे हैं। सर तो एक स्लो बॉल डालना, बाउंसर मत डालना मेरे को। सर फील्ड पे हूँ, स्टेडियम में नहीं हूँ, फील्ड पे हूँ। अच्छा सर, ऐसा है कि क्लाइंट को पिछले दिनों एंटीविजन वालों ने विजिट किया और आकर के उनकी थोड़ी सी बिल्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आपके 3 पार्टीज के इनवॉइसेस हमें मिले हैं जिनकी सर्च वो पहले से करके आए थे, दैट यू हैव टेकन द इनएलिजिबल क्रेडिट and you are supposed to reverse it, but they are not giving us any kind of summon or notice or whatever way. ये बात कर रहा हूँ मैं फरीदाबाद एरिया की, ठीक है। तो उस केस में आई एम सजेस्टिंग माय क्लाइंट टू, मैं कह यार ऐसे रिवर्स नहीं करना है, वी आर नॉट सपोज टू रिवर्स ओनली ऑन वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाई डिपार्टमेंट इज हेजिटेटिंग इन सबमिटिंग एनी काइंड ऑफ शो कॉज इन दिस केस। उनके पास तो राइट है, वो तो ये इसका आंसर नव्या जी दे चुके हैं, बट आई रिक्वेस्ट नव्या जी टू आंसर। सर देखो, इसमें क्या होता है, आप कह रहे हो कि उनके पास फैक्ट्स हैं, वो हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है। सर यहाँ पर आपके पास प्रॉपर राइट है। अभी देखो क्या होता है, रीजन टू बिलीव नाम की चीज है। रीजन टू बिलीव से अगर एट द पॉइंट ऑफ सर्च और इन्वेस्टिगेशंस यहाँ वो आते हैं तो उनको नहीं देना सर। लेकिन अगर आपका 74 का जब नोटिस आना है ना सर, यू कैन लीगली आस्क देम फॉर द रीजन टू बिलीव, उनके पास क्या ग्राउंड है। तो वो आप मान के चलो, अगर वो नहीं देते हैं ना सर, तो आपको प्रॉपर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है और फिर आप केस जीत जाओगे सर। बाद में जीतोगे क्या, पूरी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है या जो प्रॉपर चल रहा है प्रोसीडिंग्स ही ड्रॉप हो जाएगा। बट दे आर टाइम गेटिंग कॉलिंग द क्लाइंट इंसिस्टिंग कि आप करो रिवर्स, आप करो रिवर्स। मेरे से बात हुई, मैंने बोला सर मैं ऐसे रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, यू हैव टू सबमिट मी सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, या मेरे को आप उसको सीधा बोलो सर, आप उसको सीधा बोलो कि मेरे को एससीएन दे देना सर। क्रॉस एग्जामिनेशन डिमांड करो, क्रॉस एग्जामिनेशन। वो भी बोला सर मैंने एससीएन दे दो, वो कहते हैं नहीं सर हम आपको ऐसे नहीं दे सकते। हमारा वहाँ पर अकाउंटेंट उनके विजिट करके आया, उन्होंने एक प्रिंट आउट निकाला, उसमें से बोला ये आपकी पार्टीज हैं, इनको लिख के ले जाओ हाथ से कि ये बिल के अगेंस्ट आपको रिवर्स करना है। मैं कहा ये थोड़ी होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन मांगोगे सर? सर वो तो नोटिस आने के बाद ही मांगूंगा, बिना उसके तो नहीं मांग सकता। सर क्रॉस एग्जामिनेशन पहले भी मांग सकते हो आप रिप्लाई में एक लेटर लिखिए सर कि आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन द पर्सन। सर जो भी वो लेटर दे रहा है आपको, दे ही नहीं रहा सर, वर्बल है सर, वर्बल कम्युनिकेशन डेटेड सो एंड सो। सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, फिर आप एक लेटर दे दीजिए कि मेरे को बार बार वर्बली कम्युनिकेट किया जा रहा है, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड कॉल ऑन दिस डेट जी, सो आई वांट टू क्रॉस एग्जामिन एंड द स्टेटमेंट गिवन बाय द अनदर पर्सन, so that proper lawfully I can deal the matter. Fine, ऐसी लेटर दे सकते हैं, ठीक है। Yes, fine sir, सर आपके पास कुछ तो आ जाएगा ना। और अगर वो ये भी हो सकता है कि आपका वो रिसीव नहीं कर रहा, yes, फिर आरपीआईडी दो ना सर, मेल भी डालो और एक स्पीड पोस्ट भेजो सर, आरपीआईडी देते हैं, ठीक है। डन सर, थैंक यू। विकास गोयल जी, you can ask your query. सर एक भाटिया जी ने भी पूछनी है, हैंड रेज्ड है।
भाटिया जी ने लगता है गलती से हाथ उठा रखा है। नहीं, भाटिया जी ने इसलिए हैंड रेस कर रखा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है फिर वीडियो ऑफ कर दे कि मैं हूँ मीटिंग में। ओके। आई थिंक विशाल जी ये ऐसे ही हाथ नहीं कोई बात है ऐसे नहीं है। मैं क्या आपने हाथ तो उठा रखे पर पूछ रहे नहीं क्वेरी। मैं कह रहे ना कि हमें नहीं हाथ उठाया यार तो गल है। भाटिया जी ने हाथ अच्छा, किया मुश्किल हो जानी है, अपना सहारा भाटिया जी के हाथ दे नाल ही है। मैं एक चीज तो जरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਓਪੀ 11th ਚੇਨ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ 11th ਪਰਸਨਸ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੀ ਕਿ 12ਵਾਂ ਜਾਂ 13ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਸਕਾਟ ਫ੍ਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11th ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ ਚ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੈਸੀ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ। ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਟਰਨ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3B ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਫਰਰ ਨੇ। ਇਸ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ, ਬਟ ਹਾਊ ਫਾਰ ਵੀ ਆਰ we can be held responsible for all these things। ये तीनों के बारे में फाइटिंग करो। बढ़िया साहब, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि वो 11वीं चेन से अगर 12वां 13वां थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करा तो क्या होगा? सर बात समझिए, कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगाई जाती है। ऑब्वियसली ये एक एसओपी है, इंटरनल सर्कुलेशन है, कहीं आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट मिलेगा भी नहीं। हाँ जी, नहीं मिला। तो इंटरनली इनका सर्कुलेशन है कि भैया 11वें तक जाओ, 11वें तक तो हो ही जाएगी टैक्स रिकवरी। प्रॉब्लम क्या है भाटिया साहब, मैंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन शुरू में रखा था कि क्या अगर सप्लायर से पैसा मिल गया है तो बाकी 10 को मैं रिवर्सल करके फिर से पैसा ले लूं? इज इट वायलेटिंग? आप समझ रहे हैं, एक रिकवरी की 10 बार थोड़ा रिकवरी हो सकती है। ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, एक लिमिटेशन लगाई जानी चाहिए। बट ये सारी चीजें जो है ना सर, ये आएंगी आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर। अगर कोविड ना आया होता तो शायद 2 साल में हम देख भी चुके होते, कोर्ट्स इस चीज को टेकअप कर चुके होते। मैनी ऑफ द मैटर, मैं सर 37 केसेस दिल्ली हाई कोर्ट में स्टे पे हैं रिगार्डिंग जस्ट ऑन वन थिंग कि सप्लायर को मैंने पैसे दिए थे और वो लेके भाग गया। आप समझिए सर, अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। एक भाटिया साहब, मेरा तो बहुत छोटा सा तजुर्बा है, मैं तो बस ये सबको समझाता हूँ कि 70 साल एक्साइज लॉ को हुए आ गए इंडिया में। 70 साल तक हमारे को सुप्रीम कोर्ट बताता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। राइट सर, आप समझिए सर, जो बेस है एक्साइज का वो था मैन्युफैक्चरिंग। हम सुप्रीम कोर्ट में आज तक जाकर तो ये लड़ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या होती है, 70 साल बाद भी। सो क्या जीएसटी में अभी मैं 64 इयर्स तक ये लड़ाई करूंगा कि व्हाट इज सप्लाई? अभी तो आएंगी सर लिटिगेशन, अभी तो खुलेगा सर सारा स्कोप। ठीक है भाटिया साहब, तीसरा सवाल आपका था सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, तीसरा क्या था रिगार्डिंग? वो था, हाँ मैं समझ गया, जो रिटर्न रिसीव होती है। can I take yes can I take this question? yes please। भाटिया साहब का ये क्वेश्चन था नव्या भाई कि क्लाइंट आया, 4 लाख रुपए का एक्चुअल उसकी लायबिलिटी बनती थी, वो निकली 1 लाख रुपए देख बाद में आकर वो रिटर्न को अमेंड करा करके 3 लाख की कम लायबिलिटी रिपोर्ट करके 3B रिपोर्ट फाइल कर दिया और 3 लाख रुपए सप्रेस कर दिया। राइट भाटिया जी, दिस वाज योर क्वेश्चन ना सर? मैं आपको यही क्वेश्चन था।
सर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ विथ माई ऑल द फ्रेंड्स। जीएसटीआर 3 किसने देखा है? आई एम नॉट किसी ने टॉकिंग नहीं। अबाउट जीएसटीआर 3B, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटीआर 3। पुराने वाला जो वो आना था आया ही नहीं कभी, खाली वो नोटिफाइड आया है ही नहीं कभी। सर, नोटिफाइड है, नोटिफाइड है, हाँ। पोर्टल में नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, देखा है? हाँ देखा है। एक बार उसका इंस्ट्रक्शन नंबर 11 और इंस्ट्रक्शन नंबर 12 देखिएगा। ओके। ठीक है। साथ में एक बात और मैं शेयर करता हूं आपके साथ, कितने लोग ये मानते हैं कि जीएसटीआर 2 आपको फाइल करना है? वो तो पुराना एक बार कहते हैं ना कि प्रोसीजर अगर आ जाता तो ये सारी दिक्कतें होती ही ना। वो तो फुल प्रूफ था सारा। वो आएगा ना सर आई एम टॉकिंग की देखिए, जब जीएसटीआर 1 की डेट नोटिफाइड होती है ना, नीचे में एक प्रोविजन रहता है कि सेक्शन 38 के जो रिटर्न्स है वो ड्यू कोर्स में बताएंगे कब फाइल करना है, उसकी भी ड्यू डेट नहीं बताते, बोलते हैं फाइल करना है। आप जब जीएसटीआर 1 नोटिफाइड हुआ देखिएगा नीचे में कैप्शन रहता है, डिपार्टमेंट बोलता है जीएसटीआर 2 आपसे लेंगे, दैट मीन जीएसटीआर 3 भी लेंगे हमसे। आप 3B तो ले चुके हैं, 3B लेंगे। मैं क्यों ये पॉइंट आउट कर रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट नाउ, लीगल पॉइंट। जब हम जीएसटीआर 3 का इंस्ट्रक्शन नंबर 11 पढ़ते हैं, वहां क्या बोलता है कि आपके पास में अगर शॉर्ट पेमेंट है, जैसा कि भाटिया जी का केस है, लाइक आपके पास 4 लाख का पेमेंट है, 4 लाख का पेमेंट बनता है, आपके पास 1 ही लाख आज हाथ में है, तो आप 1 लाख जमा करके पार्ट बी को अपलोड कर दीजिए। दैट विल ट्रीटेड एज द इनवैलिड रिटर्न। इनवैलिड रिटर्न इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट 117। वो बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल किया है with not paying the entire tax, then it is treated as an invalid return. So there is the provision under the law to file the return without paying the entire tax. But 3B has never given me such right in by the law. यहाँ पे राइट मेरा विड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन नंबर 12, क्या बोलता है कि बैलेंस पैसा जब आपके पास आ जाए, पार्ट आए या पूरा का पूरा एक बार में आए, बैलेंस पैसा आप जमा करिए, पार्ट बी को अपडेट करिए और उसको जीएसटीआर 3 को फाइनल कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। नाउ दैट रिटर्न बी टर्म्ड एज द वैलिड रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय पॉइंट इज द राइट वाज गिवन बाय द लॉ टू फाइल द रिटर्न विदाउट पेइंग द टैक्स, बट 3B हैज डिप्राइव्ड माय राइट टू pay the entire tax, then only return can be filed. तो इन केस अगर किसी क्लाइंट का 4 लाख रुपए का लायबिलिटी बनता है और 1 लाख रुपया का अगर वो पे करता है, लेटर अगर वो पे करता है, माय हम्बल सजेशन इज टू इंटीमेट द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग दिस with the circular number 26, with the reference of circular number 26. Just note down the circular number 26 by 26 2017 dated 29 December 2017, जहां पे बोलता है कि अगर आपका कोई टैक्स आपने किसी मंथ में शॉर्ट पेमेंट किया है तो अपकमिंग मंथ में पे करके उसको बराबर कर लीजिए। तो कोई डिफॉल्ट नहीं है सर। आपने अगर 3 लाख का टैक्स बनता है, आपने 1 लाख पेमेंट किया और जीएसटीआर 1 सही फाइल किया है, तो डीसी बेसिकली इट वाज राइट गिवन बाय द लॉ, क्योंकि डिफरेंशियल अमाउंट आपको इंटरेस्ट पे करना है सर। इंटरेस्ट पेमेंट आपकी लायबिलिटी बन रही है। आप देखिए सेक्शन 50 ब्रैकेट 1 भी पढ़ेंगे ना, वहां पे भी टैक्स एंड पार्ट देयर ऑफ लिखा है, पार्ट देयर ऑफ उसी के लिए लिखा है। एम आई क्लियर सर? यस यस, परफेक्ट सर। आपका कोई व्यू नव्या जी? नहीं सर, परफेक्ट है। थैंक यू। केस जिता ही दोगे सर। Vishal ji, could I ask my question? Yes, Vikas ji, please. Vikas ji, first of all, thanks a lot for sparing your valuable time for members. Thanks a lot. I have not been able to attend your full discussion, but I attended it for a part of whatever you spoke on 16(2)(c, sir. Sir, there is a small humble question. You had said that department recognizes suspicious dealers, just like as you mentioned in Rule 86B, 1% of the tax is to be deposited, output liability is to be deposited by way of cash. And the various reasons for that are just like I have not filed income tax more than 1 lakh in my last 2 ITRs, etc., etc. Sir, I have a small, I have an exporter. We got registered in last September, October. So the business got so well, we crossed a benchmark level of turnover in 2-3 months.
Now, all since we are an export-oriented unit, entire refunds were being claimed through by levying IGST on shipping bills. Now, when I go through 86B, I'm not able to find any clause through which I could exempt myself, in the sense ki neither, since my client is newly registered and we have not filed income tax returns by giving more than 1 lakh self-assessment tax in the last 2 years, and we are exporters and we are not claiming refund under LUT. And in the guise of this finding out suspicious persons, I have to pay a very hefty and handsome amount every month by way of cash. And further, one drawback to me is that since I was claiming a heavy refund by levying IGST, and I was not falling within any of these clauses, and I had to pay 1% cash output tax liability, my client was got intimated as a risky exporter for due verification by DGRM as well as to preventive and to divisions. Now, could you tell me, for a new registration and a person who has started the new export business, he will suffer for 2 years if he don't file income tax return by paying rupees 1 lakh income tax? Is there any way out I can escape that? Just sir, you have claimed the refund for exceeding 1 lakh rupees in a year. Sir, I have not. That is being automated through custom and GST matching by way of IGST levied on shipping bills. Okay. That means you are saying that you have not claimed refund under section 54(3) clause 1. Hello, am I audible? And so, because we are a newly registered business, sir. Sir, आपकी voice crack कर रही है विकास जी. Sir, we are a newly registered SSE. We had just initiated the business, and for the first 2 years of operations, how I can bring out my income tax return with rupees 1 lakh payment of tax? No, I am not talking about the income tax return. Are you claiming refund of unutilized input tax credit under section 54(3)? No, sir. That means you are claiming. I have only one kind of refund, that is IGST levied on shipping bills, because I do have only export sales. Okay. Okay. Then you have the only one way to apply before the commissioner. Okay. Regarding the fact, he can allow you to not to pay the in 1% tax. Okay, commissioner. You see that the proviso given. Yes, under Rule 86, capital B, the proviso given the power to the commissioner. Okay. To remove the said restriction on particular NISSE. Okay, sir. Okay. Okay. You just go through Rule 86, capital B proviso. I will do the needful, sir. You have given me a hint, sir. I will do the needful, sir. Thank you, sir. Thank you. Commissioner can allow you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Welcome, sir. Okay. Sir, मेरा question है. The buyer has received the notice for fake invoices for the reversal of ITC. So in the meantime, the seller, which was untraceable, has been traced by the department, and he has been asked to cough up the money, cough up the GST amount. So when he makes the payment, does the notice issued to the buyer automatically stands quashed, or he can be forced to pay the money, pay the GST reverse amount? Department तो छोड़ेगा नहीं. डिपार्टमेंट तो आपसे भी लेगा. अच्छा, वहां से सेलर से भी रिकवरी होगी है, बट इवन देन अगर तब भी लेगा, आपको तो बोलेगा ही देने के लिए. आप बताओगे वो दे चुका है, अब हम नहीं देंगे. हाँ, वो उसने, मैं कह रहा हूँ उसने दे दिया उसने सर. वही तो मैं बता रहा हूँ सर आपको. डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली क्रैश नहीं करेगा. ओके. You have to say that you have already received the payment on behalf of the supplier. Okay. ठीक है. Once डिपार्टमेंट जब 11th स्टेज तक जाता था ना. सर आइडियली सुमित, हाँ जी. या अनफॉर्चुनेट क्या है, हर ऑफिसर अपने अपने जुडिक्शन का कलेक्शन बढ़ाना चाहता है बाय एनी मींस. तो वो क्या बोलेगा, वो तो उस जुडिक्शन में दिया, मेरा कलेक्शन में अपने आप क्यों छोड़ दूं, आप दे दो तो मेरे को एक्स्ट्रा आ गया ना. सुमित सर, मेरा मानना इसमें ये है कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट है दोनों जीएसटी की. ठीक है. आपका आईटीसी, इस पे तो फ्यूचर में जाके केस लॉज निकलेंगे कि भैया जब पूरी चेन में एक बार रिकवर हो गया तो आप आगे नहीं कर सकते. तो वो तो आगे जाके पता चलेगा. अदरवाइज हम तो एक लेटर देके इसको छोड़ देंगे कि देखो जी उसने आपको टैक्स दे दिया है.
और उसके बाद भी वो डिमांड निकालेगा, अपील चलेगी सर, प्रॉपर प्रोसेस चलेगा, ये एपेलेट से नीचे नहीं निकलेगा केस। बिल्कुल ऑटोमेटिकली ड्रॉप नहीं होगा सर, ऑटोमेटिकली ड्रॉप नहीं होगा, अपील करनी पड़ेगी भाई सारी। सर चेन में इतने ज्यादा पर्सन को नोटिस किया हुआ है, तो किस किस से कलेक्शन होगी ये कैसे पता चलेगा बायर को? हो सकता है सेलर से भी होगी, डाउन द लाइन किसी और से भी हुई है, तो एज ए एसएससी हमें कैसे पता चलेगा? सर जिसको जमा नहीं देना है उसको पता लगाना पड़ेगा। और विकास सर क्वेश्चन सबसे बड़ा गुप्ता जी यही है, शुरू से मैं बोल रहा हूँ, 11 के 11 से रिकवरी कर लोगे क्या? वही है ना, तो एसएससी को कैसे पता चलेगा? सर आप एसएससी की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ एक दूसरे से, नहीं मैं तो ये कहता हूँ सर ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को कैसे पता चलेगा जो इन्फॉर्मेशन दे चुका है? हाँ, वो पता लगे वो भी रिकवर कर चुका है, वो भी रिकवर कर चुका है। नव्या भाई न्यूज़पेपर में आ जाता है, नव्या भाई न्यूज़पेपर में आ जाता है। चलो मैं कह रहा हूँ खुद को पता लगा लेते हैं आगे हाँ बिल्कुल ये ऐसे नव्या जी, ये क्वेरी ऐसी है कि 11 से रिकवरी लॉ परमिट करता है करने को। सर ये अनऑफिशियल है, 11 से 11 रिकवर करने के लिए कहता है लॉ। तो हाँ, लॉ कहता है 11 से रिकवर करो। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स एंड यू हैव टेकन द क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। मान लो एक बंदा उसमें से 11 ही कहते हैं कि चलिए 10 लाख रुपए है, हम लाख लाख रुपए जमा करा देते हैं सारे मिलके और लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये 10 लोग मिलके जमा भी करा दें एक के खाते में, तो कौन सा ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगी? इट मीन मेरा एक्सपेंसिव सर जो मैंने क्लेम किया है वो तो है ही नहीं। गुड्स जब आई नहीं, मैंने जिसका क्रेडिट लिया है, इट मीन वो गुड्स तो मैंने ले ली ना, इट मीन वो मैंने जो क्रेडिट तो अलाउ कर लिया ना। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिबेट इन फ्यूचर इवन। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट सेटल नहीं करने वाला, हाई कोर्ट से सेटल होने वाला इशू नहीं है ये, जब तक ये पैन इंडिया एक लॉ सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा। देखो डिपार्टमेंट इज सो हार्श, गवर्नमेंट इज सो हार्श, उन्होंने इनकम टैक्स में भी ऐसी हार्श प्रोविजन डाली भी, इफ यू हैव टेकन द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ invoices which is proved to be fake, in that circumstance they will penalize to the whole amount of the invoice, not only on the tax amount. So this is a big issue. Even in my view, all 11 are can be penalized. Sir, So, can you allow me to cross question to you? हाँ जी, Can you allow me to ask some cross question to you? please. अब देखिए आपने जो बोला ना सर, उसको मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है? हाँ जी, आप मेरे को ये बताओ, एक फेक इनवॉइस कैच हुआ, राइट है? yes, डिपार्टमेंट मेरे को बुलाया, बोला भैया ये फेक इनवॉइस है, क्रेडिट को रिवर्स करो। yes. मेरा क्रॉस क्वेश्चन होगा डिपार्टमेंट से पहला कि सर ये बताओ मेरे को कि ये जो मेरे को रिवर्स करना है इसका ग्राउंड क्या है? क्या अंडरलाइंग गुड्स था या नहीं था? पहला। बिल्कुल ठीक है सर आप बताओ, आप बीइंग ए डिपार्टमेंट आप मेरे को आंसर करो कि क्या गुड्स था या नहीं था? आपका जब चार्ज लगेगा मेरे ऊपर में तो क्या चार्ज लगाओगे? क्या गुड्स था या नहीं था? मैं दोनों को डिफेंड करूंगा सर, दोनों को। हाँ सर। फिर कोई बात है, देयर आर डिफरेंट हाई कोर्ट्स आर गिविंग डिफरेंट जजमेंट ऑन द नो सर विशाल साहब मैं आपके जो 1-1 लाख रुपए जो 10 लाख रुपए जमा हो रहे हैं ना, और 11 आदमी से जो कलेक्शन की जो बात आ रही है उसी को मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी मेरा क्वेश्चन है कि जब डिपार्टमेंट मेरे को लेवल करेगा भैया फेक इनवॉइस लिए और पैसा वापस करो, तो मेरा सबसे पहला डिपार्टमेंट से क्वेश्चन होगा सर आपने जो चार्ज लगाया है फेक इनवॉइस का बेसिस क्या है? वेदर अंडरलाइंग गुड्स था या नहीं था? देखो पुराने जीएसटी आने से पहले सेंट्रल एक्साइज ओनर वाज ऑलवेज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव दैट वेदर गुड्स आर existing or not existing. But in present scenario in GST, the owner has been shifted from the department. सर मैं दोनों सेफ्टी ले रहा हूँ, यहाँ तो साहब मैं दोनों सेफ्टी ले रहा हूँ। कर दिया गया, ओनर कहता है हमारी तरफ से फेक है। विशाल जी, मैं इसमें एक बात ऐड करता हूँ, अगर डिपार्टमेंट ने सभी 11 आदमियों से ही पैसे लेने हैं हर हालत में, तो मुझे ये लगता है थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो गलत काम कर रहे थे और अब सरकार या उनके जो डिपार्टमेंट के दोनों एक ही जैसे हो गए, फिर मुझे ये लगता है जस्टिस तो कहीं ना कहीं प्रिवेल होनी ही है ना, कि किसी के साथ आंडियो ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो 1-1 लाख रुपए जमा करा देते हैं फिर तो मैं समझता हूँ कि वो सारे ही कल्प्रिट हो गए। सर भाटिया साहब मैं आपको 2 मिनट में मेरे को खाली आप अलाउ करो और मेरे क्रॉस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो 10 लाख रुपया क्यों जस्टिफाइड है। सर मैं एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकता हूँ थोड़ा सा।
Yes, yes, please. All are welcome, sir. You have the, this is a friendly discussion. सर बेसिकली अगर 11 के 11 के ऊपर वो लायबिलिटी बना रहे हैं, परचेज को खत्म कर रहे हैं, तो मेरी सेल भी तो खत्म करनी चाहिए उन्हें। तो जो मैंने सेल पे टैक्स दिया है वो भी तो सर मेरा ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन मैं बेसिक पॉइंट पे जा रहा हूँ सर, मैं बेसिक पॉइंट पे जा रहा हूँ। मेरा बेसिक पॉइंट क्या है, जब मैं केस को डिफेंड करने जाऊंगा तो मैं चार्ज का बेस तो पूछूंगा ना। डिपार्टमेंट मेरे को ये बोलेगा कि अंडरलाइंग गुड्स नहीं था, दैट मीन्स कि समथिंग विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, यू आर आस्किंग टू पे टैक्स ऑन दैट। यस, जीएसटी तो आप गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाओगे, गुड्स एंड सर्विस जब है नहीं तो टैक्स मिलना किस लिए आपको? टैक्स किस बात का? टैक्स तो मिलना ही नहीं है फिर आपको। एग्जैक्टली नहीं सर, पर बायर ने आईटीसी भी तो क्लेम किया ना उस पे। सेकंड चार्ज में आते हैं, वो बोले नहीं सर गुड्स तो सर्विस था, गुड्स सर्विस था, लेकिन मेरे पास में टैक्स पहुंचा नहीं। करेक्ट है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द एडवांस टैक्स अगेंस्ट द फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल ब्रेक ऑफ द चैन। आपको एनी केस टैक्स कितना मिलना है? 100 रुपए का माल 150 रुपए तक में पहुंचता है बाई द 10 डिफरेंट चैन, तो टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट का कलेक्शन 150 रुपया पे 10% की रेट अगर अप्लाई करते हैं तो 15 रुपया मिलना है। ये 15 रुपया ये 10 चैन वाले ही देने वाले हैं सर। ये 10 चैन मिल के दे दिया 1 लाख रुपया, कहाँ दिक्कत है आपको? तो फिर 15 रुपए हर आदमी तो नहीं देगा ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर आपको कितने मिलने हैं? सर आर्टिकल 265 of the Constitution of India clearly says that no tax is being collected without authority of law. Authority of the law, yes, exactly. Now you are liable to collect only 10% of 150 rupees. This is the break of the chain collection. So that means 15 रुपए आपको मिलने हैं। कहाँ से मिलने हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। 15 रुपए आपको मिल चुके हैं। Now you are not supposed to collect a single penny in addition to 15 rupees. In addition to that, exactly. सर वो 15 की जगह 30 रुपए ले रहे हैं। नहीं सर 15 ही दूं, 15 अगर आप बात 15 की ही होनी चाहिए सर। 15 की जगह 30 दिया तो 15 मैं आपको वापस ला दूंगा मैं 15 ही। उसके लिए रिफंड लगाना चाहिए जो भी डिपार्टमेंट देगा नहीं। एकदम लगेगा रिफंड सर, एकदम रिफंड लगेगा। जो आउटवर्ड है उसके ऊपर आउटवर्ड में जो टैक्स दिया उसका रिफंड लगना चाहिए। अगर हम इनवर्ट के ऊपर आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं, आईटीसी की पेमेंट सर 100% रिफंड भी लगेगा सर आपका। देखिए रूल 89 सब रूल 2 क्लाउज जे में बनता है रिफंड आपका। एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट कभी होल्ड नहीं कर सकती। सर वो ऑर्डर मेरा प्रूफ बन जाएगा कि एक्चुअल में जब गुड्स आएगी तो सप्लाई होगी नहीं, तो ऑर्डर मेरा बेस बन जाएगा कि मेरी सप्लाई की है तो मेरा टैक्स किस चीज का। तो एक्सेस पेमेंट के लिए 2 साल के अंदर मैं रिफंड ले सकता हूं उसका। बिल्कुल हाँ, तो आपका केस 2 साल में लगा भी होगा। अभी एक भी केस में एक भी चेन में एक से ज्यादा बंदे से रिकवरी नहीं हुई है। अगर आप भी मान लो L1 से भी ले लिया, L3 से भी ले लिया, L5 से भी ले लिया, एक केस में so many cases of the bogus जिसपे कि डिपार्टमेंट ने ह्यूज नोटिस इशू किए हैं। तो उन सर्कमस्टांसेस में देयर इज नो एक मतलब आप कह रहे थे कि ऑफिसर्स से नहीं पता होता। ऑफिसर्स चेन में इनको देखो किसी ना किसी से तो पीछे से इंक्वायरी आई है। बिल्कुल आई है, ठीक है ना जी। रेयरेस्ट केस में चेन 10 लोगों की है, अदरवाइज अभी तक जितनी भी चेन पकड़ी गई है 5 to 6 लोगों की चेन पकड़ी गई है। और उसमें क्या है L1 2 3 4 और 5 ये एक ही बंदा है, एक ही बंदे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सारी की सारी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है आप। वो ठीक है, वो बात जो मेरी स्टडी बोलती है, मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं। द थिंग इज कि बात 100% इसमें करेक्ट है कि ये रिकवरी हो नहीं सकती और डिपार्टमेंट किसी एक से भी ले लेगा तो क्या जुर्म वो नहीं होगा कि जुर्म खत्म हो गया। मतलब मेरा व्यू ये है, इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिबेट। आई थिंक ये एंडलेस डिस्कशन है जो हम कर रहे हैं। तो आई थिंक इशू सबको सारा क्लियर है। तो मेरे हिसाब से अब ऑलरेडी इट इज 5:30, हमारा 5 बजे तक का टारगेट था, तो इसको आई थिंक क्लोज करना चाहिए। तो आई बिलीव विशाल सर आपको मैं बोल रहा था कि 2 घंटे भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं कुछ डिस्कशन में। तो आई बिलीव इट वाज अ वंडरफुल एंड अ फ्रूटफुल डिस्कशन एंड इट इज ऑलवेज
very prestigious to be a part of amongst all of you, and I hope much more interactions come in future और बहुत सारे opportunity मिलती रहे. मैं बंका जी को भी thanks करूंगा. And now I hand over to you, sir. और आप मुझे लग रहा है विशाल सर मुझे लग रहा है आपने डिस्कशन सुन के क्लाइंट के घर क्लाइंट पे मीटिंग के लिए जा रहे हो. नहीं मदर को छुट्टी करवाने के लिए डीएम हॉस्पिटल जाना था ना, तो मैंने उनको कहा था मैं 5 बजे फ्री हो जाऊंगा, तो मेरे को फोन आ गया हॉस्पिटल से ब्रदर का कि आज ओके अब तो मैं हॉस्पिटल आई एम रशिंग टू द हॉस्पिटल. जी कोई नहीं, आराम से जाइए विशाल जी. तो मतलब ये सेमिनार सुनते ही ये आया कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, अदरवाइज माय मदर इज इन हॉस्पिटल सिंस लास्ट 20 डेज. चलो सर, भगवान करे जल्दी जल्दी ठीक हूँ बस. तो मैं तो उनको मल्टीटास्किंग कर लेता हूं सर. So I request Vikas Gupta ji to kindly propose vote of thanks formally. Thank you, Vishal ji. On behalf of ITSA Parivar, I thanks today's guest speaker CA Navya Malhotra ji and CA Vikas Kumar Banka ji on panel discussion on fake invoicing. CA Navya Malhotra ji has become very known speaker among professionals in a very short span of time. We all have listened him many times. This time we have arranged for this panel discussion so that member may get maximum benefit of his knowledge. The topic was very relevant as many of us have received these kinds of notice, and these notices are like two-way swords. So though it looks like GST related notice, but actually it has more impact from income tax point of view. So detailed discussion was required. So we find CA Navya Malhotra ji and CA Vikas Kumar Banka ji as most suitable speaker, so that both aspects can be covered. And it was really a lively discussion on topic. We have cleared many of our doubts on today's seminar. Both of the speaker has great knowledge and clarity of thought on the topic. We are also thankful to the member of ITSA Parivar who have joined the today's discussion in good number. They have participated in the discussion. We are very much encouraged with their response and looking forward for more such live discussion in future also. We conclude today's meeting with the prayer that all the members, speakers must stay safe and healthy and overcome this pandemic successfully. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot for inviting me. Thank you, Navya. Thank you all members present. Thank you for the fruitful discussion, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks for I giving hope the we opportunity. I hope we met the expectations, sir. Thank you so much. Have a wonderful day. Sir. Sure, sir. Definitely, we will have another session. Try to be held with 3. Thank you, everyone. Thank you, Ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.